चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत दोस्तों आप सभी का हमारी सी ऑफ फाइनल एफआर पावर की इस बैच में, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंड एस 12 टैक्सेस ऑन इनकम। और ये इंड एस में दोस्तों शुरू के 20 मिनट में हम डिस्कस करेंगे इसका 80% ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ द स्टैंडर्ड, एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू टू पे अटमोस्ट अटेंशन इन दीज 20 मिनट्स, क्योंकि ये 20 मिनट दोस्तों आपका जीवन नहीं पर आपके इंड एस 12 की अंडरस्टैंडिंग जरूर बदल सकते हैं। एक बार फिर अपने कॉइन सामने आ चुके हैं। अगर आपको कभी ये लगे कि यार बार बार अब तो ये कैसीनो खुलने लग गया है, तो अगर मुझे एकमात्र बार आप लाइफलाइन देते कैसीनो यूज करने की या कॉइन्स यूज करने की, तो मैं इंड एस 12 में उसे यूज करता। बहुत ध्यान से इस कंसेप्ट को अपन रिवाइज करेंगे। इंड एस 12 एक बहुत ही अपने आप में लेंदी स्टैंडर्ड है। आई वुड रेट इट एज अ 2 स्टार स्टैंडर्ड एंड नॉट अ 2.5 स्टार, क्योंकि न जाने क्यों इंस्टीट्यूट बहुत ज्यादा सवाल इस पे पूछता नहीं, और पूछता भी है तो बड़े बेसिक लेवल के पूछता है। जो टिपिकल वाले खतरनाक वाले वो कम पूछता है। उसका प्राइमरली रीजन है शायद इंस्टीट्यूट को भी कभी कभी ऐसी दया आ जाती होगी कि अरे यार बेचारे बच्चों के साथ ज्यादा जुल्म ना करो, हमें भी मालूम है कि ये स्टैंडर्ड हमें भी थोड़ा सा हो सकता है समझने में दिक्कत आती हो। एनीवेज इट्स अ टिपिकल स्टैंडर्ड, एंड first and foremost let us understand the basic logic flowing behind this standard. The standard is based on the matching principle. Everybody now please pay utmost attention here, and next 20 minutes no chats, no other discussion, focus on nothing apart from discussion of this particular standard. एक बेसिक सा फंडामेंटल लॉजिक जिसके कारण से ये इंड एस इस तरह का बनाया गया, वो ये कि अकाउंट्स और इनकम टैक्स दोनों में हो सकता है ऐसा कि आप एक्सपेंस और इनकम सेम पॉइंट ऑफ टाइम पर बुक नहीं करते हो। और अगर ऐसा हुआ तो हो सकता है कि आज आपने कोई इनकम अकाउंट्स में रिकॉर्ड की, लेकिन इनकम टैक्स में आपने उस पर करंट ईयर पर टैक्स नहीं दिया। तो हो सकता है कि आपकी इस साल की अकाउंटिंग इनकम, जिसे हम अकाउंटिंग प्रॉफिट कहेंगे, ज्यादा है, उसके कंपैरिजन में जितना उसका टैक्स एक्सपेंस, इनकम टैक्स एक्सपेंस बनना चाहिए, उतना एक्सपेंस ना बने, उससे कम बने। यानी कि आज मैंने एक 100 रुपए की इनकम अकाउंट्स में बुक कर दी अक्रूवल बेसिस पे, पर लेट्स से इनकम टैक्स में कैश बेसिस पे बुक होती है किसी भी कारण से। तो आज मेरे प्रॉफिट बिफोर टैक्स 100 रुपीज है, लेकिन मेरी इनकम टैक्स में उस पर टैक्स एक्सपेंस 0 रुपीज है, और इस कारण से मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 100 हो जाएगा, और इनकम टैक्स करंट ईयर में कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट ईयर हो सकता है कि जब कैश रिसीव हो जाए तो मैं वापस से उसमें अकाउंट्स में प्रॉफिट बुक ना करूं, लेकिन इनकम टैक्स पे मुझे नेक्स्ट ईयर टैक्स देना पड़ेगा। तो अगर नेक्स्ट ईयर मेरी और कोई इनकम नहीं है तो मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स 0 होगा, लेकिन मेरे टैक्स एक्सपेंस 30 रुपीज के आएंगे, और अगले साल में लॉस में आ जाऊंगा जस्ट बिकॉज ऑफ टैक्स। जबकि एक्चुअल में देखा जाए तो ये मैचिंग प्रिंसिपल का उल्लंघन है। It is against the matching principle because you have booked an income in the first year, but you have not booked the associated expense to that income in the first year. Which means that matching principle कहता है कि you should match your expenses to your revenue. तो अगर आपने revenue first year में बुक किया है तो उसका expense भी first year में क्यों बुक नहीं किया? पर हमें सर पे ही नहीं करना था, पर आज नहीं करना था या कभी नहीं करना था? सर आज नहीं करना था, यानी आगे करना पड़ेगा। हाँ सर करना पड़ सकता है। इसका मतलब there is a temporary difference between your accounting and tax profits, and these temporary differences in future are going to create taxable temporary differences, or these are basically taxable temporary differences, as आने वाले सालों में आपको इस पे टैक्स देना पड़ेगा। And if that is the case, you should simply conclude that let's create a tax expense in the current year itself. तो फर्स्ट ईयर में मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स ड्यू टू इनकम बुक्ड ऑन अक्रूवल बेसिस 100 रुपीज, इनकम टैक्स का करंट टैक्स एक्सपेंस 0 बिकॉज इट इज नॉट टैक्स्ड इन द इनकम टैक्स इन द करंट ईयर फॉर व्हाटएवर रीजन, एंड विल बी टैक्स्ड व्हेन इट इज रिसीव्ड फॉर व्हाटएवर रीजंस।
तो my profit before tax is 100, my current tax expense is 0, but I still have to book a 30 rupees का मेरा tax expense, assuming कि आज नहीं तो कल इस पे टैक्स देना पड़ेगा। ये कह सकता हूं कि मेरा टैक्स अभी deferred है, तो I will recognize a deferred tax expense of 30 bucks on this। तो मेरे करंट ईयर के टैक्स एक्सपेंस 30 रुपीज आएंगे, जिसमें करंट टैक्स 0 है लेकिन डेफर्ड टैक्स 30 है, और इससे मेरा पैट 70 हो जाएगा। डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस की अकाउंटिंग क्या होगी? पीआरएल डेबिट होगा और डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी क्रिएट होगी। तो अगले साल आपकी इनकम 0 हुई, क्यों? क्योंकि आपको कैश रिसीव हुई पर आप पिछले साल ही बुक कर चुके थे, लेकिन अगले साल आपको टैक्स देना पड़ा, तो जो टैक्स आप अगले साल पे करोगे उसमें टू कैश और डेबिट आप डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी को करोगे, तो अगले साल के पी&एल पे इस वक्त कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। आप ये नहीं मानोगे कि नेक्स्ट ईयर का आपका टैक्स एक्सपेंस हुआ है, आप ये मानोगे पिछले साल जो एक्सपेंस मैंने बुक किया था वो इस साल पे किया। या आप ऐसा कह सकते हो कि नेक्स्ट ईयर आप करंट टैक्स एक्सपेंस 30 रुपीज दिखाओगे और आपकी लाइबिलिटी रिवर्स कर दोगे 30 रुपीज से, तो नेट टैक्स एक्सपेंस आपका 0 हो जाएगा। इस मैचिंग प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड ये स्टैंडर्ड है। ये जो मैंने एग्जांपल लिया दोस्तों, इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हमने ये देखा कि क्या अकाउंट्स में हमने इनकम बुक करी थी और क्या टैक्स में हमको इस साल इनकम बुक करना पड़ी। लेकिन इंडेस इस अप्रोच पे नहीं चलता है, इंडेस बैलेंस शीट अप्रोच पे चलता है। एंड व्हेन आई से बैलेंस शीट अप्रोच, व्हाट डू आई मीन विद दैट? इंडेस ये बोलता है कि यार अगर मैं ऐसे पी&एल में एक एक आइटम देखूंगा कि क्या अकाउंट्स में और क्या इनकम टैक्स में, तो बड़ी दिक्कत हो सकती है। हालांकि कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, अगर आपने कभी इनकम टैक्स रिटर्न्स प्रिपेयर किए हों ऑफिस में, तो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम निकालते समय अपन ऐसा करते ही है कि पी&एल में जो प्रॉफिट्स दिए हैं उसको बेस ले लेते हैं और उसके बाद में फिर उसमें ऐड कर देते सारे इनएडमिसिबल एक्सपेंस, लेस कर देते सारे एडमिसिबल एक्सपेंसेस, एंड सेम फॉर इनकम्स। और इससे हमारा प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन हेड आ जाता है, उस पर टैक्स कर देते, तो हमें मालूम है कि क्या डिफरेंस इसका कारण। बट प्रॉब्लम यह है कि ये आपको पता है इस साल का। व्हाट अबाउट प्रीवियस ईयर? पिछले साल भी अपन ने ये कैलकुलेशन किए होंगे, अब उसमें से कुछ इस साल रिवर्स हो गए होंगे, हो सकता है कुछ कैंसिल हो गए हो। हाँ सर, ये सारी प्रॉब्लम तो आ सकती है। तो इसके लिए इंडेस बोलता है कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग द पी&एल अप्रोच वी विल रादर गो विद द बैलेंस शीट अप्रोच। एंड व्हाट इज दिस पर्टिकुलर अप्रोच लाइक? नाउ लेट्स फोकस ऑन दिस। दोस्तों 2 मिनट के लिए आप समझिए कि मैंने एक फिक्स एसेट खरीदी और उसकी लेट्स से कॉस्ट इनिशियली जब मैंने रिकॉग्नाइज करी, तो ये मेरा इनकम टैक्स, व्हाइट इनकम, सफेद इनकम टैक्स, ब्लू भी है इसमें क्योंकि अकाउंट से ही आ रहा है, और ये मेरी अकाउंटिंग इनकम, ये भी सफेद है। सच में ऐसा नहीं है, नहीं दिखा रहा हूं, बट दोनों में डिफरेंस हो सकता है। हालांकि ये इनकम नहीं है, लेट्स से फॉर एग्जांपल ये मेरी कोई असेट है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, लेट्स से दोनों असेट, या ये असेट एज सच मैंने 20 लाख रुपीज में खरीदी या 20 रुपए में खरीदी, और जब मैंने इसे खरीदा तो अपनी बुक्स में कैपिटलाइज कर दिया इन द नेम ऑफ पीपी। लेट्स से फॉर एग्जांपल इसको मुझे इनकम टैक्स में डेप्रिशिएट करना था, और इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन का रेट लेट्स से फॉर एग्जांपल इट इज रनिंग एट WDV, और WDV रेट लगाने से पहले साल इफ फॉर एग्जांपल ये असेट मेरी 20 लाख या 20 रुपए की है और 20% WDV का रेट है, तो इनकम टैक्स ने फर्स्ट ईयर में 4 रुपए का डेप्री लगा दिया। 1 2 3 4। इनकम टैक्स में डेप्री कितना लग गया? 4। अब ये टोटल कितने की थी? 20। तो पहले मैं देख लूं कि मैं 20 लेके आया हूं या नहीं। 5 एंड 5 10। तो मैं पहले इसे 20 कर देता हूं दोस्तों, क्षमा करें। पेट ही खुली, और चलिए थोड़े से बढ़ा दिए जाए इसे। एकदम प्रोफेशनली हैंडल करता हूं मैं इसे, पढ़ा पढ़ा के सीख गया वैसे, खेल खेल के नहीं। चलिए, दिस इज लाइक 5 and then again 5 and then 5 and then 5. This looks good to me. चलिए दोस्तों, तो ये 20 रुपए की असेट थी। अकाउंट्स और इनकम टैक्स दोनों में इनिशियली इस असेट को मैंने 20 पे बुक किया। मैंने पहले साल इस पे डेप्रिसिएशन लगाया, क्या रेट से लगाया? 20% से। यानी मैं ये कह रहा हूं आपसे कि
इफ आई स्टार्ट दिस फर्स्ट डिस्कशन ऑफ द डे, आई एम सेइंग कि टैक्स में मेरा रेट ऑफ डेप्री इज 20% पर एनम WDV एंड लेट्स से अगर मैं अकाउंट्स में बात करता हूं तो इट इज 10% SLM। असेट मैंने कितने की खरीदी है, तो लेट्स से माय असेट कॉस्ट इज 20 lakhs। इनकम टैक्स में पहले साल कितना डेप्री लग गया, 1 2 3 4 4 का डेप्री लग गया, ये गया PRL में। अकाउंट्स में कितना डेप्री लगा, 10% SLM, तो 2 का ही लगा। ये बचा कितने का, लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस इज नाउ 20 - 4 16 का 20% 3.2। अब मैं 3 ही हटाता हूं राउंड फिगर में, ये निकल गया 3। यहां पे SLM है तो हर साल 2 ही लगता है। अब आप इफेक्टिवली समझिए 2 साल में क्या हो गया है। 2 साल में हुआ ये कि इन दोनों के बीच में देयर इज सम काइंड ऑफ अ डिफरेंस व्हिच इज कम। एस का लॉजिक ये चलता था कि आप देखो PRL में आपने क्या किया है, तो PRL में मैंने टोटल 7 रुपए का खर्चा इनकम टैक्स में क्लेम किया है, पर अकाउंट्स में 4 ही बुक किया है। इसका मतलब मैंने इनकम टैक्स अगर मैं कंपेयर करूं तो मैंने 3 रुपए पे इनकम, 3 रुपए की इनकम पे टैक्स अभी कम दिया है। पर मुझे मालूम है कि ये मुझे आगे भारी पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में ये 3 रुपए जो अकाउंट्स में आज एसेट ज्यादा पर आ रहा है, ये आगे ज्यादा डेप्रिशिएट होंगे और इसका मुझे इनकम टैक्स रिडक्शन उतना नहीं मिलने वाला है। इंडेस बोलता है कि क्या PRL में गया, ये मत देखो, इससे आप सोचिए मत कुछ। आप सिर्फ ये देखिए कि अल्टीमेटली दोनों के दोनों असेट शुरू हुए थे 20 पर, और आज एक असेट आपकी बुक्स में 16 पे आ रहा है और वहीं पर एक असेट आपकी बुक्स में 13 पर आ रहा है। तो हुआ यह है कि आपने लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ आई पुट इट अप हियर, टैक्स एंड अकाउंट्स, द कॉस्ट ऑफ द एसेट हियर वाज 2020, but in 2 years the depreciation which has been charged here is 4 and 3, but here it is let's say 2 and 2. So your asset effectively here is coming at 13 and here it is coming at 16. ये इस asset का carrying amount है as per income tax और as per books of accounts। carrying amount बोल लो, tax base बोल लो, जो भी आपको कहना है। effectively speaking आप यहाँ पे बोल सकते हो कि इसे देख के ये समझ में आ रहा है कि अभी तक आपने 3 रुपए पर देखा जाए तो ज्यादा डिडक्शन क्लेम करके टैक्स कम भरा है। आने वाले सालों में आपको उतना डिडक्शन कम मिलेगा। इंडेस बोलता है इतना दिमाग, इतनी मेहनत, इतना कॉन्सेप्ट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ देख लीजिए कि ये क्या है, एसेट है या लाइबिलिटी है। सर एसेट है। इस एसेट का कैरिंग अमाउंट इसके टैक्स बेस से कितना ज्यादा आ रहा है सर, 3 रुपीज। ये बोलता है बस आप इस 3 रुपए के ऊपर डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी क्रिएट कर दीजिए एज पर द टैक्स रेट। तो अगर आपका 30% टैक्स रेट है तो आप इस 3 रुपए के ऊपर 30% के हिसाब से 0.90 का डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी क्रिएट कर दीजिए, जिससे आपका एक्सपेंस बढ़ जाएगा और DTL क्रिएट हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट, खत्म। तो सर नेक्स्ट ईयर सपोज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये मेरी जो असेट आ रही है इसमें 4 और 3 7 का डेप्रिसिएशन लग गया, ये 13 पे आ रहा है। अब इसमें 20% यानी 2.5 का डेप्रिसिएशन और लगेगा। लेट्स से मैं राउंड फिगर में एज सच इस पे वापस से 3 का डेप्रिसिएशन और लगा देता हूं, लेकिन यहाँ पे तो 2 का ही लगेगा। तो अब ये डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब मुझे नेक्स्ट ईयर क्या करना पड़ेगा, मुझे ये कहना होगा कि नेक्स्ट ईयर 4 रुपए के ऊपर और डेफर्ड टैक्स बनाए। नहीं, तो इंडेस का लॉजिक ये है कि क्योंकि आप आज की बैलेंस शीट के फिगर्स देख रहे हो, तो आज की बैलेंस शीट के फिगर्स में जो डिफरेंस आ रहे हैं वो इस साल के डिफरेंस नहीं है, वो क्यूमुलेटिव अभी तक के डिफरेंसेस है। जब आपने प्रीवियस ईयर में देखा था तो प्रीवियस ईयर में आपका डिफरेंस आ रहा था इन टोटल हाउ मच, 3 का। तो आपने 3 के ऊपर 30% के हिसाब से डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी बनाई। लाइबिलिटी क्यों बनाई, ताकि आप एक्सपेंस बुक करो। एक्सपेंस क्यों बुक किया, क्योंकि आपने करंट टैक्स कम पे किया है। कम क्यों पे किया, क्योंकि इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन ज्यादा डिडक्शन क्लेम कर लिया और अकाउंट्स में कम बुक किया। तो आप करंट टैक्स कम पे कर रहे हो तो हम आपसे डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस के नाम से वो एक्सपेंस बढ़वा के आपकी लाइबिलिटी अभी दिखा देंगे, ताकि आगे जब आपको ज्यादा टैक्स देना पड़े तो उस DTL से रिवर्स करवा देंगे। तो यहां पे मैंने इसके ऊपर 3 रुपए के ऊपर 90 पैसे का लेट्स से फॉर एग्जांपल DTL क्रिएट करवा दिया था। कब, इन दिस ईयर। नेक्स्ट ईयर हुआ ये कि यहां से 2 गया, लेकिन यहां से लेट्स से फॉर एग्जांपल 3 गया। तो अब ये जो डिफरेंस है ये डिफरेंस 4 का हो गया। तो अब आपको 4 के ऊपर 1.2 का DTL चाहिए।
आप ये नहीं बोलेंगे कि ये करंट ईयर का DTL है, आप ये बोलोगे कि इन द एंड ऑफ द थर्ड ईयर आई वांट DTL ऑन 4 विच इज 1.2, बिगिनिंग ऑफ द ईयर आई वाज ऑलरेडी हैविंग DTL ऑन 3 विच इज 0.9, यानी करंट ईयर में आई विल क्रिएट एन एडिशनल डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी ऑफ 0.3। यानी कि इसी बात से आपको इंड एस की एक दूसरी बात और समझ में आ जाना चाहिए कि इंड एस 12 में ओपनिंग क्लोजिंग वाली अप्रोच चलती है कि ईयर एंड पे अपने को कितना DTL DTA चाहिए। तो ये मेरी जो बातचीत है इससे थोड़ा थोड़ा आपको क्या समझ में आ गया होगा दोस्तों कि डेफर्ड टैक्स में अपने को क्या अप्रोच लेनी है। अपने को सीधे उठा के जाना है बैलेंस शीट पे और देखना है कि हमारा असेट बुक्स में कितने पे आ रहा है और सोचना है कि इनकम टैक्स के हिसाब से अगर मैं बुक्स बनाता तो कितने पे आता, और ये जो भी इसका डिफरेंस आ रहा है इस डिफरेंस के बेसिस पे अपन क्या करेंगे, वी विल देन बेसिकली अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर डिफरेंस क्रिएट अ DTA और DTL। सर एएस वाली अप्रोच क्यों नहीं फॉलो करते? कर सकते थे, उस अप्रोच में करते तो फिर अभी तक देखते कि अपन अभी तक या इस साल में देखते अपन कि इस साल अपन ने PRL में कितना डाला 2, इधर अपन ने यहाँ पे कितना डाला 3, तो इसका मतलब इस साल में हमने इनकम टैक्स में 1 रुपए का ज्यादा क्लेम किया है डेप्रिसिएशन, तो 1 रुपए के ऊपर 0.3 से इस साल पे अपन DTL क्रिएट कर देंगे। इनकम टैक्स इस लॉजिक से चलता, एएस इस लॉजिक से चलता था। बट एएस में और इंड एस में डिफरेंस क्या हुआ सर? ये क्यों बेहतर लॉजिक आप कह रहे हैं? इसका कारण ये दोस्तों कि आप सोचो इसमें कई सारे कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। जैसे कॉम्प्लिकेशन नंबर 1 से शुरू करता हूं मैं, क्या आप हो सकता है कि इस असेट को रिवैल्यू कर देते? ऑफ कोर्स, क्योंकि इंड एस में तो अलाउड है रिवैल्यूएशन। तो लेट्स से अभी तक मैंने इसके ऊपर टोटल 3 साल में 6 रुपए का डिप्रिसिएशन बुक कर दिया है, यानी ये जो हमारा डिस्कशन चल रहा है इसमें मैंने 1 साल में और 3 का यहां पर और 2 यहां, यानी इफेक्टिवली ये 10 पे आ रहा है और ये 14 पे आ रहा है। दिस इज एज पर अकाउंट्स, दिस इज एज पर टैक्स। इतना अभी डिप्रिशिएट और होगा 10 और यहाँ पे 14 और होगा। डिफरेंस कितने का है? 4 का डिफरेंस है। अब यहाँ पे किसी कारण से मैंने एसेट को रिवैल्यू कर दिया एंड रिवैल्यू किया तो यहाँ पे वैल्यू मैंने लेट्स से 5 से बढ़ा दी इसकी। तो आज इसकी फेयर वैल्यू 19 आ रही थी तो मैंने इससे 5 से रिवैल्यू कर दिया। अब आप बताओ जैसे ही आपने रिवैल्यू किया इसका इम्पैक्ट क्या होगा? आपका ये वाला फिगर और बढ़ जाएगा, और मैंने जैसे ही कहा ये फिगर बढ़ जाएगा तो डिफरेंस का कारण या डिफरेंस का अमाउंट और इंक्रीज हो जाएगा। समझते जाना दोस्तों, अभी मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट रिवाइज कर रहा हूं। तो मैंने लेट्स से फॉर एग्जांपल इसको 5 से बढ़ा दिया। आप सिंपल से सवाल का जवाब सोचिए कि क्या इनकम टैक्स में आपको ये 5 रुपए का एडिशनल कैरिंग अमाउंट का डिप्रिसिएशन मिलेगा? चलिए, तो क्या इनकम टैक्स में दोस्तों ये जो 5 से आपने कैरिंग अमाउंट असेट का बढ़ा दिया है, क्या ये 5 से जो असेट बढ़ा है इसके कारण से इनकम टैक्स ज्यादा डिडक्शन देगा? क्या सवाल ही नहीं उठता। इनकम टैक्स बोलेगा आपने असेट को रिवैल्यू किया है तो फ्यूचर ईयर्स में आप इस पे ज्यादा डेप्रिसिएशन PRL में चार्ज करोगे, अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बट हमारे लिए तो आपकी असेट की कॉस्ट कितनी थी? 20, हम उसी 20 के ऊपर आपको डेप्रिसिएशन अलाउ करते रहेंगे। हमें कोई मतलब नहीं आप कितने से रिवैल्यू करते हो। तो अब प्रॉब्लम ये यहाँ पर ऐसी हो गई है कि ये जो डिफरेंस था दोस्तों, ये डिफरेंस पहले कितने का आ रहा था? द डिफरेंस वाज कमिंग ऑफ 4 और अब ये डिफरेंस बढ़ के कितने का हो गया है? दिस डिफरेंस हैज बिकम ऑफ 9। अब आप यहाँ पे क्या सोचो कि यार इस साल मैंने अकाउंट्स में 5 रुपए से असेट को रिवैल्यू किया, तो इनकम टैक्स में आप इसे रिवैल्यूएशन को इग्नोर करोगे, बट अकाउंट्स में तो हुआ है। तो इस केस में क्या करेंगे अपन? तो एएस वाली अप्रोच होती तो क्या सोचती यार इसका कुछ करे या नहीं करे, इस पे टैक्स लगना ही नहीं है। इंड एस बोलता है यार हमें इतना सोचना ही नहीं है, हम तो सिर्फ एक ही चीज समझते हैं, कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस में कितना डिफरेंस है। तो सर कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस में अब देखा जाए तो 9 का डिफरेंस हो गया है, और ये 9 का डिफरेंस है जिसके ऊपर आपको क्या बनाना है? यू विल हैव टू क्रिएट अ DTL। सर आप ये कैसे निकाल लेते हो? DTL कैसे बनेगा? आई विल कम टू दैट अ लिटिल लेटर। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे डिफरेंस 9 का है, अकाउंट्स में 9 रुपए ज्यादा है आपकी एसेट की वैल्यू इन कंपैरिजन टू टैक्स, तो आपको अब 9 के ऊपर DTL बनाना पड़ेगा। और 9 पर 30% से कितना बनेगा? 2.7। तो इसका मतलब वी विल हैव टू क्रिएट अ DTL ऑफ 9 पर 30% से 2.70 का मुझे DTL चाहिए। मेरे पास ऑलरेडी कितना DTL पहले से मैं बना चुका हूं? 1.20 का। अभी और कितना बनाना पड़ेगा? 1.50। ये 1.50 इज नथिंग बट ये क्या है? ये जो 5 रुपए आपने रिवैल्यूएशन गेन बुक किया है इसका 30% 1.50। अब इतना गजब बनाया दोस्तों इंड एस का लॉजिक। इंड एस बोलता है कि देखिए पहले जो डिफरेंस आ रहा था, लेट मी गो बैक वंस अगेन, पहले जो डिफरेंस आ रहा था ये दोनों 20-20 पे थे,
इनिशियल डिफरेंस यहाँ पे आपने 2 इधर डाला और यहाँ 4 का डेप्रिसिएशन लगाया, फिर आपने यहाँ पे 2 लगाया, यहाँ 3 का डेप्री लगा, फिर यहाँ पे 2 लगा, यहाँ पे फिर 3 लगा। ये सब कहा जा रहा था पी और एल, तो इसके बीच में जो डीटीए डीटीएल का डिफरेंस आ रहा है ये भी पी और एल से बनेगा। पर इस साल ये जो 5 इसमें ऐड हुआ है ये कहां से बना है? ओसीआई एनआर। तो इस ओसीआई एनआर के ऊपर डीटीएल भी जो बनेगा वो ओसीआई एनआर से बनेगा। यानी इस पर्टिकुलर रिवैल्यूएशन के कारण आपका असेट 5 से बढ़ा है, उस 5 का 30% 1.5 रुपीज आप कहां से क्रिएट करोगे? यू विल क्रिएट इट फ्रॉम द प्लेस वेयर यू हैव रिकॉग्नाइज दिस 5। ये 5 कहां से रिकॉग्नाइज हुआ है? ओसीआई एनआर से, तो इसका डीटीएल भी ओसीआई एनआर में जाएगा। डेप्रिसिएशन कहां जा रहा था? पीओरएल में, तो उसका डीटीएल भी पीओरएल से बनेगा। सपोज का रिवैल्यूएशन डायरेक्टली रिजर्व से होता है, ओसीआई एनआर से नहीं होता है, तो वो सीधे रिजर्व से बनेगा। ओसीआई आर से होता है तो आर से बनेगा। इंडेस बोलता है कि गेन लॉस का इंपैक्ट पीओरएल में गया या ओसीआई में, ये देखता था। इंडेस नहीं देखता है, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि इंडेस जब डीटीए डीटीएल बनवाएगा तो ये जरूर देखेगा कि अगर आपका डीटीए डीटीएल के डिफरेंस का कारण पीओरएल को अफेक्ट कर रहा है तो डेफर्ड टैक्स भी पीओरएल से बनेगा। सिमिलरली ओसीआई को कर रहा है तो ओसीआई से बनेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? व्हाट वी आर डिस्कसिंग हियर इज कि इंडेस की अप्रोच अपने आप में बहुत ही सिंप्लीफाइड है। वो बोलता है कि हम इतना नहीं सोचते कि कहां कौन सी चीज कैसे क्या जा रही है, हम सिर्फ ये देखते हैं कि भैया असेट और लायबिलिटी में आज की तारीख में टोटल कितना डिफरेंस है। इफ द डिफरेंस इज दिस, इसके ऊपर डिटेल चाहिए। ओपनिंग कितना था, क्लोजिंग कितना है, डिफरेंस इस साल बनेगा। कहां से बनेगा? डिफरेंस कहां से पैदा हो रहा है वहां पे डिफरेंस बनते जाए। अब ये अपने को एक दूसरा एस्पेक्ट और समझ में आ गया कि कहां से डीटीए डीटीएल आपको बनाना पड़ेगा। अब इसमें एक तीसरी प्रॉब्लम समझिए, वो क्या है? सपोज मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आपके लिए आसान कर देता हूं। लेट्स से ये सब हटा देता हूं और मैं वापस से ले आता हूं कि मैंने 20 लाख का असेट खरीदा एंड लेट्स से कि असेट अपने आप में डेप्रिशिएबल असेट ही नहीं है। क्या मतलब इसका? लैंड खरीदी है मैंने। सुनना अब मेरी बात को ध्यान से, कहीं भी आपका कंसंट्रेशन मिस नहीं होना चाहिए। मैंने लैंड परचेज करी है। ये जो लैंड मैंने खरीदी है ये 20 लाख की अकाउंट्स में, 20 लाख की टैक्स में, 1 साल बाद 20 लाख की यहां पर। बट प्रॉब्लम यह है कि इनकम टैक्स में तो लैंड पे मुझे इंडेक्सेशन का फायदा मिल सकता है, और अगर ये लैंड कैपिटल एसेट होने के नाते साल भर बाद अगर मैं इसे 20 की बजाय लेट्स से 21 लाख पे बेचूंगा तो भी हो सकता है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में मुझे कोई टैक्स देने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि इंडेक्सेशन का फायदा मिल गया। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल 1 साल में इंडेक्सेशन ऐसा हो गया कि आपकी लैंड की वैल्यू कितने से बढ़ गई? 1 से बढ़ गई। तो इंडेक्सेशन का इफेक्ट हुआ 5% से इन्फ्लेशन रेट मानते हुए इंडेक्स नंबर्स ऐसे हो गए कि लैंड इंडेक्स हो गया और 20 लाख की लैंड की वर्थ अब 21 लाख हो गई है। अब आप यहां पर समझो प्रॉब्लम क्या है। द प्रॉब्लम इन दिस केस इज इनकम टैक्स में और अकाउंट्स में जो असेट में दोनों 20 लाख पर रिकॉर्ड किया था, अकाउंट्स में ये 20 की 20 पर ही है, लेकिन इनकम टैक्स में 1 साल बाद इसकी इंडेक्स्ड वैल्यू 21 हो गई है। अब इन दोनों में 1 का डिफरेंस आ गया। इसका मैं क्या करूं? क्या इस पे कोई डीटीए डीटीएल बनेगा? प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये जो 1 का डिफरेंस आया है दोस्तों, ये 1 का डिफरेंस ना पीओरएल में गया है ना ये ओसीआई में गया है। ये यूं समझ लो कि ये इंडेक्सेशन के कारण इनकम टैक्स में रिवैल्यूएशन परमिट हो गया कुछ हद तक, जो कि अकाउंट्स में हमने नहीं किया क्योंकि हमने यहाँ रिवैल्यू नहीं किया। हो सकता है यहाँ रिवैल्यूएशन और ऐड हो जाता, वो सब पर आते हैं अभी अपन। इंडेस बोलता है यही तो जादू है हमारी अप्रोच का। हम क्या बोलते हैं, हमें कोई मतलब ही नहीं है पीओरएल में क्या जा रहा है, ओसीआई में क्या जा रहा है, एक्सेप्ट जब बनाएंगे तब देखेंगे कहां गया है ताकि कहां से बनाए। तो आज हमें सिर्फ इतना सा मतलब है कि दोनों में क्या डिफरेंस है। हाँ सर डिफरेंस है। कैसे डिफरेंस है? यहाँ 21 है, यहाँ 20 है। पर सर 21 क्यों लेना है? यहाँ पे कॉस्ट 20 थी और यहाँ पर भी 20 है, तो अपन इसको इग्नोर ही करो ना, भले ही वहां इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है। शाबाश बेटा। तो इसके लिए अब आप एक चीज समझिएगा, अब आपको यह समझना पड़ेगा कि इनकम टैक्स और कैरिंग अमाउंट दोनों में, कैरिंग अमाउंट तो जो बैलेंस शीट में फिगर दिख रहा है वो आ गया, लेकिन इनकम टैक्स में फिगर कैसे निकाला जाए। एंड दिस ब्रिंग्स यू टू द कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्स बेस।
किसी ने कहा सर इसे परमानेंट डिफरेंस मान सकते हैं, कोई कंसेप्ट ही नहीं है दोस्तों, ये इस वाला कंसेप्ट है परमानेंट डिफरेंस, इंडेक्स में कुछ नहीं होता। और इसलिए आप कृपा करके जितने आपके डाउट से क्वेश्चन है कहीं नोट करके रख लो। अभी आप सिर्फ सुनिए, आपके सारे डाउट अपने आप एक एक करके क्लियर होंगे। पर अगर आप अटक गए एक डाउट पे दोस्तों, तो जो मैं बताने चाह रहा हूं वो शायद आप ना सुनो ध्यान से, उससे हो सकता है कि आपके कई सारे डाउट जो अभी दिमाग में है ही नहीं, आप उस पर ध्यान ही ना दें। तो सवाल ये उठा कि भैया आप सर ये इनकम टैक्स में इसको डेप्रिशिएट हो रहा था तब तक तो ठीक है, पर यह इंडेक्सेशन के कारण आपने इसे 21 कर दिया, तो ये 21 को क्या कंसिडर करें या इग्नोर करें? तो इसके लिए अब अपन इंडेक्स 12 में टैक्स बेस की डेफिनेशन पढ़ते हैं। और टैक्स बेस की डेफिनेशन डिफाइन की गई है दोस्तों असेट के लिए और लायबिलिटी के लिए, इक्विटी के लिए नहीं। आई विल कम टू दैट लेटर। असेट में क्या बोलते हैं, टैक्स बेस का डेफिनेशन है अमाउंट डिडक्टेबल इन फ्यूचर ईयर्स इज द टैक्स बेस, फिनिश। फ्यूचर ईयर में अगर आपने लैंड सेल किया तो कितना अमाउंट डिडक्टेबल होगा, एज इन कितने अमाउंट पे टैक्स नहीं देने का। सर 21 पे टैक्स नहीं देने का, तो इसके लिए टैक्स बेस 21 हो गया। तो डेफिनेशन ऑफ टैक्स बेस फॉर असेट अभी बात कर रहा हूं मैं, अमाउंट डिडक्टेबल इन फ्यूचर ईयर। सर लायबिलिटी का भी होता है क्या? हाँ होता है सर। वो क्या होता है अभी आएंगे। तो अमाउंट फ्यूचर में 21 डिडक्टेबल है, यहाँ 20 डिडक्टेबल है। डिफरेंस कितने का? 1 रुपए का। इस 1 रुपए के ऊपर क्या डीटीए डिटेल बनाने का? हाँ बनाने का बॉस। क्या इसके ऊपर डीटीए डिटेल बनाने का? हाँ बनाने का बॉस। कहां से बनाने का? तो अब इस केस में देखो अकाउंट से अगर होता तो मालूम पड़ता, प्रॉफिट पीआरएल ओसीआई कहा गया है, ये तो टैक्स है और टैक्स में तो ये प्रॉफिट कहीं से बुक नहीं हुआ है। तो क्या करेंगे दोस्तों इसको? तो नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस अल्टीमेटली अगर आप इसे फॉर एग्जांपल अगले साल बेचोगे और इसको 21 पे बेचा, तो ये एक का प्रॉफिट आप कहाँ डालोगे? पीआरएल में डालोगे। तो इस एक के ऊपर आप क्या करिए, डेफर्ड टैक्स पीआरएल से ही बना लीजिए। अब यहाँ पे डेफर्ड टैक्स एसेट बनेगा, लायबिलिटी, बहुत बढ़िया। तो इसी के साथ अब अपना एक और कॉन्सेप्ट शुरू होता है। अभी तक क्या हो रहा था दोस्तों, अकाउंट्स का कैरिंग अमाउंट ज्यादा था, टैक्स का कम। यानी हम कह रहे थे कि आने वाले समय में इनकम टैक्स पे डिडक्शन कम मिलेगा, अकाउंट्स में खर्चा ज्यादा बुक करना पड़ेगा। यहाँ पे उल्टा हो गया है, तो इसका मतलब यहाँ पे डीटीए बनेगा। तो यहाँ पे आपको 1 रुपए पे 30% के हिसाब से डीटीए बनाना होगा। और आप डीटीए बनाओगे तो इस साल आपका क्या होगा, डेफर्ड टैक्स एसेट बुक होएगा और इस कारण से आपका टैक्स एक्सपेंस कम होगा, आपके प्रॉफिट बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि अगर अगले साल दोस्तों आप सोचिएगा, अगर आपने इसको नेक्स्ट ईयर लेट्स से फॉर एग्जांपल 21 पे सेल किया, तो अकाउंट्स में कितना प्रॉफिट बुक होएगा? 1 रुपए का। ये प्रॉफिट कहां जाएगा? पीआरएल में। ओ माय गॉड सॉरी, ये प्रॉफिट कहां जाएगा? ये जाएगा पीआरएल में। और अगर ये पीआरएल में जाएगा तो आप समझिए कि आपको इनकम टैक्स में अगले साल कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। पर लास्ट ईयर आपने डीटीए बुक किया था, इस साल रिवर्स करोगे। असेट जब भी रिवर्स होता है तो एक्सपेंस बुक होता है, तो उसका 30 का एक्सपेंस बुक हो जाएगा, मैचिंग फॉलो है। इसके लिए अब इंडेस क्या कहता है कि वो कहता है कि दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू कैलकुलेट द टैक्स बेस। कैरिंग अमाउंट इज नॉट समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल फॉर यू टू अंडरस्टैंड, बट टैक्स बेस इज। और टैक्स बेस कैसे निकाला जाता है? तो इन केस ऑफ असेट द टैक्स बेस इज अमाउंट विच इज डिडक्टेबल इन द फ्यूचर ईयर। दिस इज समथिंग विच इज नोन एज द टैक्स बेस। ये मैं अपना तीसरा पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ, डिटर्मिनेशन ऑफ द टैक्स बेस। ये आया समझ में? अब हो सकता है सर अगले साल फिर इंडेक्सेशन हुआ और इसकी वैल्यू 2 से बढ़ गई हो, तो आप फिर क्या बोलोगे? 3 के ऊपर मुझे डीटीए बनाना है क्योंकि टैक्स बेस ज्यादा है, कैरिंग अमाउंट कम है, तो 3 पे मैं डीटीए बनाऊंगा। ऑलरेडी 1 पे बन चुका है, तो इस साल 2 पे और बनेगा। सपोज सर इस साल मैंने रिवैल्यू कर दिया असेट को 5 से, बहुत बढ़िया, शाबाश, सही जा रहे हो बेटा। तो अब इस पर्टिकुलर केस में आपको बोलना पड़ेगा कि भैया मुझे अब 2 पे डीटीएल चाहिए। क्यों? क्योंकि अब मेरा कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस से ज्यादा हो गया। अब ये डीटीएल 2 पे बनाना है, तो ये कहां से बनाऊंगा? तो ऑब्वियस सी बात है कि मैंने ये कहां बुक किया है, ओसीआई एनआर से बुक किया है, तो ये 2 के ऊपर डीटीएल जो बनेगा वो ओसीआई एनआर से बनेगा। पर सर मेरा तो पिछले साल बना हुआ था 1 के ऊपर, बहुत बढ़िया। तो आप लास्ट ईयर कितने पे बना के बैठे हुए हो? 1 पे आपने डीटीए बनाया था, और अब इस साल इंडेक्सेशन में ये 2 बढ़ा और ये 5 बढ़ा, तो अब आप क्या करोगे? नेट आपको क्लोजिंग में 2 पर डीटीएल चाहिए। तो आप इस साल क्या करोगे? यू विल हैव टू बेसिकली से दैट लास्ट ईयर जो मैंने डीटीए बनाया था और रिवर्स करेंगे, वो कहां से बना था? पीआरएल। तो रिवर्स कहां से होगा? पीआरएल से। और इस साल फिर आप क्या करोगे? यू विल हैव टू क्रिएट अ डीटीएल, सॉरी, पिछले साल डीटीए बनाया था, वो रिवर्स होगा और इस साल डीटीएल बनेगा। तो डीटीएल कहां से बनेगा? ओसीआई एनआर, तो ओसीआई एनआर से। यानी इंडेस बोलता है आप हमारी अप्रोच फॉलो करोगे तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। यही आप एसपीएल वाली अप्रोच फॉलो करते, कितनी इनकम कहां से कितनी बुक हुई है, तो हो सकता है आप समस्या में आ जाते। इंडेस में आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यानी आपको अल्टीमेटली कुछ नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू कीप ऑन कंपेयरिंग द कैरिंग अमाउंट एंड द टैक्स बेस।
और जैसे ही मैंने बोला कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस कंपेयर करना है, तो एक बहुत बड़ा आपके सामने डाउट क्या आ जाता है कि टैक्स बेस कैसे निकाला जाएगा। और इसके लिए अब आपको मैं टैक्स बेस की डेफिनेशन बताता हूँ। टैक्स बेस समझिएगा दोस्तों, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टैक्स बेस। स्टैंडर्ड कहता है टैक्स बेस, गुलाबी कलर है, असेट के केस में टैक्स बेस क्या होगा, वॉट एवर अमाउंट इज डिडक्टेबल अंडर टैक्स लॉज इन फ्यूचर ईयर्स। और लाइबिलिटी के केस में टैक्स बेस क्या होगा, कैरिंग अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी माइनस अमाउंट विच इज डिडक्टेबल और नॉट टैक्सेबल अंडर इनकम टैक्स इन फ्यूचर ईयर्स। तो लैंड के केस में अगर आपका लैंड 20 से 21 पे इंडेक्स होके आ गया तो इसका मतलब 21 आपका टैक्स बेस हो जाएगा, क्योंकि आज आपको 21 पर बेचोगे तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, यानी इतना डिडक्शन मिल जाएगा, तो टैक्स बेस बढ़ गया। अगर आपने लेट्स से ये मशीन थी और इस पे फर्स्ट ईयर में लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने इस पे डेप्रिसिएशन लगा दिया 4 का, तो अब आपको आगे जाके इस पे 16 पे और डेप्रिसिएशन मिलेगा तो इसका टैक्स बेस 16 हो जाएगा। फिर 3 लगा दिया तो अब आपको इस पे 13 पर और मिलना बाकी है तो इसका ये टैक्स बेस हो जाएगा। तो असेट्स के केस में टैक्स बेस निकालना सिंपल है, आगे जाके आपको और कितना डिडक्शन मिलना बाकी है वो आपका टैक्स बेस है। कैरिंग अमाउंट, आगे आपको असेट कितना और खर्चा बुक करना है वो आपका एक तरह से क्या हो गया कैरिंग अमाउंट, पर वो सोचते ही नहीं क्योंकि वो तो बुक्स ऑफ अकाउंट से उठाया जाता है। तो इस तरह से आप दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए एंड यू विल बी फाइन। अब इस सिचुएशन में लाइबिलिटी की बात करता हूं मैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल फॉर लाइबिलिटी। लाइबिलिटी में लेट मी टेक एन एग्जांपल कि मैंने एक प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी बुक किया है। प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी में किसी ने पूछा सर डीटीएल कैसे बनाना है, कैसे डिसाइड करेंगे, आएंगे बेटा सब आएगा अभी। अब ये समझो कि एसेट नहीं है लाइबिलिटी, और मैंने इस साल 20 रुपए की प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी बुक करी है। क्या इनकम टैक्स में मुझे 1 रुपए का भी डिडक्शन मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो इनकम टैक्स में टेक्निकली स्पीकिंग आज मैंने कोई खर्चा बुक नहीं किया है। क्यों? क्योंकि प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी पेमेंट बेसिस पे डिडक्शन मिलेगा। तो टेक्निकली आज आप 20 रुपए का खर्चा अकाउंट्स में बुक किए हो, जिसको आपको उम्मीद है कि आने वाले समय में आगे जाके आपको इसका डिडक्शन मिलने वाला है। ऐसी हमें उम्मीद है कि आगे जाके इसका डिडक्शन मिलेगा। तो अगर आपको आगे जाके इसका डिडक्शन मिलने वाला है तो आप टेक्निकली सोचिए, आप आगे जाके टैक्स कम पे करोगे जब ये लाइबिलिटी पे ऑफ होगी। तो आगे जाके आपने 20 की प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी पे करी तो इनकम टैक्स तब डिडक्शन देगा, पर तब खर्चा बुक नहीं होना है क्योंकि वो तो आपने फर्स्ट ईयर बुक कर दिया। तो आपके आने वाले सालों के टैक्स एक्सपेंस कम हो जाएंगे, जबकि एक्चुअल में देखा जाए तो खर्चा इस साल बुक हुआ है तो आपको इस साल का टैक्स एक्सपेंस कम करना चाहिए था। एंड विद दिस पर्टिकुलर लॉजिक व्हाट द प्रिंसिपल सेज इज कि भैया आपकी ये मानो कि कैरिंग अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी 20 है, इसका टैक्स बेस कितना है? 0 है। और अगर इसका टैक्स बेस 0 और कैरिंग अमाउंट इतना है तो डिफरेंस है, इस डिफरेंस के ऊपर आप क्या बना दीजिए, यू विल क्रिएट अ डिफर्ड टैक्स असेट। तो आपको अल्टीमेटली करना क्या है, सबसे पहले मैंने क्या निकालना था, डिफर्ड टैक्स में पी बैलेंस शीट अप्रोच समझाई। फिर मैंने बोला कि भैया कैरिंग अमाउंट कैसे चेंज हो रहा है और कहां से चेंज हो रहा है, वहां पे डीटीएल बुक होगा। फिर अब अपन डिस्कस कर रहे हैं कि अपने को टैक्स बेस निकालना पड़ेगा। पूरी कहानी टैक्स बेस की है दोस्तों। असेट के केस में ऐसा होता है कि अगर आपका कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस से ज्यादा है तो डीटीएल बनता है, लेकिन आपका कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस से कम है तो इस पर डीटीए बनता है। हालांकि इसको बोलते हैं कि वी हैव टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस, वी हैव डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस, वी विल कम टू दिस अ लिटिल लेटर। लाइबिलिटी के केस में अगर आपकी कैरिंग अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी इज मोर देन द टैक्स बेस, यू शुड क्रिएट अ डीटीए। However, if your carrying amount of liability is less than your tax base, you should create a DTL. सर हम कैसे याद रखेंगे? बहुत ही आसान है, सिंपल है, मैं बता भी देता हूं आपको। आप सिंपल ऐसा सोचो दोस्तों, आज आपने अकाउंट्स में 20 का खर्चा बुक किया है, इसलिए 20 का आपने प्रोविजन बनाया। और आज अगर बुक्स में 20 का प्रोविजन बन चुका है तो इसका मतलब आप इनकम टैक्स में आज 20 का खर्चा बुक करके टैक्स इस साल आपको 20 पे कम देना था, पर आपका से फॉर एग्जाम्पल आपका टोटल प्रॉफिट 1000 का है बिफोर प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी, तो इनकम टैक्स में आपको 1000 पे टैक्स देना पड़ जाएगा, जबकि अकाउंट्स में प्रॉफिट 980 दिखेंगे। पर आने वाले साल में अगर फिर 1000 के प्रॉफिट हुए
और आपने ये ग्रेचुटी अगले साल पे करी तो ये खर्चा वहां नहीं बुक करना होगा, पर इनकम टैक्स में 980 पे ही टैक्स देना पड़ेगा। इसका मतलब आपको क्या होएगा, यू विल हैव अ बचत। तो इन दिस पर्टिकुलर केस व्हाट वी कैन सिंपली से इज, चलिए अपन सिंपली क्या बोल सकते हैं इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, हम सिंपली बोल सकते हैं कि भैया यहाँ पे क्या करने का सिंपल है, आप ये सोचो कि आज आपने खर्चा कितना बुक कर दिया अकाउंट्स में जिसका इनकम टैक्स पे डिडक्शन कुछ भी नहीं लिया, 20। आगे मिलेगा क्या डिडक्शन, हाँ, यानी मैचिंग प्रिंसिपल से इफ यू हैव बुक्ड एन एक्सपेंस यू शुड बुक एन एसोसिएटेड रेवेन्यू। इनकम टैक्स के केस में व्हाट इज द एसोसिएटेड रेवेन्यू, डिडक्शन इज समथिंग व्हिच यू आर गोइंग टू गेट इन फ्यूचर। पर ये वापस से एस वाली सोच हो गई। इंडेस बोलता है हम इतना दिमाग ही नहीं लगाते क्योंकि एग्जाम में कहाँ इतना लगता है, वो तो बोलता है भैया लाइबिलिटी आपकी बुक्स में कितने पे आ रही है, 20 पे, और इनकम टैक्स की बैलेंस शीट अगर मैं बनाता तो कितने पे आती, 0 पे आती। इसका मतलब क्या हुआ कि आप सिंपल बोल सकते हो कि कैरिंग अमाउंट आपकी लाइबिलिटी का है 20 और आपका टैक्स बेस उसका है 0। असेट के केस में कैरिंग अमाउंट ज्यादा होता है तो डीटीएल बनता है, लाइबिलिटी के केस में कैरिंग अमाउंट ज्यादा है तो डीटीए बनेगा। तो आप इसके ऊपर डीटीए बना दो, प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी, एज सिंपल एज दैट। लेट मी टेक अनदर एग्जांपल हियर फॉर यू। मैंने क्या बोला भैया, लाइबिलिटी कैसे निकाली जाती है सर, लाइबिलिटी मतलब फ्यूचर में हमको जितना अमाउंट का डिडक्शन, क्या लिखा था असेट के केस में क्या था, जो अमाउंट डिडक्टेबल है, लाइबिलिटी में कैरिंग अमाउंट माइनस जो अमाउंट डिडक्टेबल है। तो टेक्निकली मैंने एज पर इंडेस ये 0 कैसे निकाला, कैरिंग अमाउंट कितना है 20 माइनस फ्यूचर में कितना डिडक्टेबल है, तो ग्रेचुटी में तो पूरा फ्यूचर में डिडक्टेबल है जब पे होगा, तो 20 माइनस 20 तो टैक्स बेस क्या आ गया, 0। दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं, सपोज फॉर एग्जाम्पल मुझे 20 रुपए की सरकार से ग्रांट मिली, 20 रुपीज की गवर्नमेंट ग्रांट मिली, और मैं ये गवर्नमेंट ग्रांट को एज पर इंडेस अभी इनकम नहीं बुक करूंगा, आने वाले सालों में बुक करूंगा। तो मेरी बुक्स में ये 20 रुपए को मुझे अभी लाइबिलिटी दिखाना पड़ता है, इसे बोलते हैं डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट शोन अंडर लाइबिलिटी। कितने की, 20 की बैलेंस शीट में लाइबिलिटी आ गई। लेट्स से इनकम टैक्स कहता है कि इसे कैश बेसिस पे टैक्स कर दो, यानी कि इस साल ही आपने 20 रुपए पे टैक्स दे दिया। अब अपन सबसे पहले क्या सोचते हैं, लॉजिकली एज पर एएस सोचता हूं मैं। इस बार बताइए आपने अकाउंट्स में कितना इनकम बुक किया है, इल 0, लेकिन टैक्स कितने पे दे दिया सर, 20 पे। क्या आगे जाके अकाउंट्स में 20 की इनकम बुक होगी, हाँ सर होगी, पर हौले हौले होगी। क्या वापस से उस पर टैक्स देना पड़ेगा, नहीं, क्योंकि इनकम टैक्स में तो पूरे पे आज ही टैक्स हो गया। यानी इनकम अगले साल बुक होगी पर टैक्स उस साल बुक नहीं होगा। इसका मतलब आज आपने ये जो पैसा रिसीव किया है इसके ऊपर डीटीए बनना चाहिए लॉजिकली, पर ये एस वाली अप्रोच, इसको साइड में कर दो। अब अपन सोचते हैं इंडेस से। इंडेस में आप बताइए बैलेंस शीट में गवर्नमेंट ग्रांट की लाइबिलिटी 20 दिख रही है, अब टैक्स बेस निकालते हैं। टैक्स बेस कितना निकलेगा, माई लाइबिलिटी इज 20 माइनस अमाउंट विच विल बी डिडक्टेबल इन फ्यूचर और नॉट टैक्सेबल इन फ्यूचर। तो फ्यूचर में मेरे को कितने अमाउंट का डिडक्शन या कितने पे टैक्स नहीं देना है सर, ये 20 में से 20 के ऊपर टैक्स नहीं देना है मुझे। यानी फ्यूचर में ये 20 रुपए जो मैं इनकम बुक करूंगा इसमें टैक्स कितने पे देना पड़ेगा, 0 पे। यानी ये पूरा 20 डिडक्टेबल है, तो मेरा टैक्स बेस कितना हो गया, 0 हो गया। तो कैरिंग अमाउंट है 20, टैक्स बेस है 0, तो इसका मतलब क्या हो गया, 20 के ऊपर आई विल क्रिएट वंस अगेन अ डीटीए, क्योंकि लाइबिलिटी के केस में कैरिंग अमाउंट ज्यादा है तो इस केस में क्या बनेगा, डीटीए। पहले लॉजिकली समझाया, बाद में आपको सिंपल इंडेस की जो फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच है उसके हिसाब से समझा दिया। चलिए लेट मी टेक अनदर एग्जांपल ऑफ लाइबिलिटीज फॉर यू। ये वाला थोड़ा अपने आप में और ज्यादा आपको इंपैक्टफुल लग सकता है। देखिए सुनिएगा ध्यान से। लेट्स से मैंने बैंक से लोन लिया, ध्यान से सुनना, 20 लाख रुपए का। तो इनकम टैक्स में अगर मैं इनकम टैक्स की सही बताऊं तो मैं कैसे सोचता हूं, अगर मैं इनकम टैक्स में जो दिया है उसके हिसाब से बैलेंस शीट बनाता तो क्या आता, तो लाइबिलिटी कितने की आती, 20। तो टैक्स बेस लॉजिकली मेरा कितना होना चाहिए, 20। लॉजिकली टैक्स बेस मेरा कितना होना चाहिए, 20। अभी मैं डेफिनेशन से भी समझा देता हूं। अकाउंट्स में सर 20 की लाइबिलिटी आ रही होगी, एक्चुअली अकाउंट्स में मैंने जब ये लोन लिया था तो इस लोन पे 20 लाख का बैंक से लोन लेने में 1 लाख रुपए मेरी ट्रांजैक्शन कॉस्ट का खर्चा हो गया, तो मैंने 19 लाख का लोन बुक किया। और 1 लाख का जो मेरा ट्रांजैक्शन कॉस्ट का खर्चा हो गया
मैंने बोला कि एक तरह से इसे लोन से कम कर दो और आगे जाके मैं इसे इंटरेस्ट एक्सपेंस बढ़ा के बुक करूंगा, मेरा इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो गया। ऐसा होता है, अपन ने डिस्कस किया। तो लोन 20 का लिया, 1 रुपए की स्टैम्प ड्यूटी, प्रोसेसिंग फीस, चार्जेस लग गए, नेट जेब में 19 का कैश फ्लो आया, तो मैंने माना लोन इज 19 और उधर मैंने इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मेरा थोड़ा सा बढ़ा दिया। अब सबसे पहली बात, अगर मैं लॉजिकली नहीं सोचूं तो मैं कहूंगा कि मेरा जो टैक्स बेस है लाइबिलिटी का वो 19 है, पर जो मेरा कैरिंग अमाउंट 19 है पर टैक्स बेस 20 है, डिफरेंस 1 रुपए का। लाइबिलिटी के केस में अगर टैक्स बेस ज्यादा होता है तो डीटीएल बनता है, तो आप इस 1 रुपए के ऊपर डीटीएल बना दो। अब मैं इसे लॉजिकली एक्सप्लेन करता हूं। आने वाले समय में आज जो आपने 1 रुपए की प्रोसेसिंग फीस दी है, इस 1 रुपए की प्रोसेसिंग फीस का क्या होगा, आपको अकाउंट्स में 1 रुपए का खर्चा ज्यादा बुक करना पड़ेगा। क्यों? आप इंटरेस्ट बढ़ा के बुक करोगे। तो आज आपने लाइबिलिटी 19 दिखाई है, सपोज इस पे फ्यूचर ईयर्स में आपको 10 रुपए का इंटरेस्ट देना है, पर आपकी जी 10 के ब्याज के बजाय आपको यहाँ पे कितना खर्चा बुक करना पड़ेगा अकाउंट्स में, 11 का खर्चा बुक करना पड़ेगा। पर इनकम टैक्स जो ब्याज आप पे करोगे 10 का, आपको उस 10 का ही डिडक्शन देगा, क्योंकि आज जो आपने 1 रुपए की प्रोसेसिंग फीस वगैरह पे करी होगी वो इनकम टैक्स ने आपको आज ही डिडक्शन अलाउ कर दिया होगा। तो लॉजिकली आपने इस साल की इनकम में टैक्स 1 रुपए पे कम दिया, क्योंकि 1 रुपए की जो प्रोसेसिंग फीस लगी वो पीआरएल में आपने खर्चा चार्ज नहीं किया, लेकिन इनकम टैक्स में क्लेम कर लिया। तो इनकम टैक्स में आपने उसे कॉस्ट बुक करके क्लेम किया, और अगर वहां पर क्लेम कर लिया तो इस साल आपने करंट टैक्स कम पे करा, लेकिन अकाउंट्स में आपने उसे खर्चा बुक नहीं किया, लाइबिलिटी कम करी है, पर फ्यूचर में आपको खर्चा बुक करना होगा एट हायर इंटरेस्ट रेट। तो टेक्निकली आज आप ज्यादा टैक्स का फायदा उठा रहे हो, जबकि एक्चुअल में इसका खर्चा आप आने वाले समय में बुक करोगे। तो लॉजिकली डीटीएल बनना चाहिए, लॉजिकली बाद में सोचने का। पहले इंडेस के अनुसार, इंडेस में कैरिंग अमाउंट लाइबिलिटी का 19 है, लेकिन टैक्स बेस कितना है, तो मैं बोलूंगा यहाँ पे टैक्स बेस कितना है, 20 है। पर सर जो आपने डेफिनेशन दी है उस डेफिनेशन के हिसाब से टैक्स बेस कैसे डिफाइन होएगा, तो डेफिनेशन कहती है कि टैक्स बेस इज बेसिकली कैरिंग अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी, कैरिंग अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी माइनस अमाउंट विच विल बी डिडक्टेबल इन फ्यूचर ईयर्स। तो टेक्निकली यहाँ पे कैरिंग अमाउंट लाइबिलिटी का कितना है, कैरिंग अमाउंट है 19 और अमाउंट डिडक्टेबल इन फ्यूचर ईयर्स कितना है, तो टेक्निकली स्पीकिंग अमाउंट डिडक्टेबल इन फ्यूचर ईयर्स इज 19 में कुछ भी नहीं। आप 19 का लोन पे करोगे तो कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, उल्टा यहाँ पे 20 रुपए तक का मैं लोन पे करूंगा तो कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो इसके लिए इंडेस स्पेसिफिकली कहता है कि इन केस ऑफ लाइबिलिटी, जो लाइबिलिटी की फेस वैल्यू है वो फेस वैल्यू आपका इनकम टैक्स में क्या कहलाएगा, टैक्स बेस। तो इंडेस क्या कहता है दोस्तों, देयर आर सम एक्सेप्शंस, जैसे कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में और बड़ा एक्सेप्शन आएगा, क्योंकि वहां पे तो आप कुछ अलग ही करोगे। वहां पे आपने डिबेंचर रेज किया है, कन्वर्टेबल रिडीमेबल डिबेंचर, तो वहां पे आपका टैक्स बेस जो रहेगा वो फेस वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी रहेगी, लेकिन कैरिंग अमाउंट तो बहुत कम आएगा क्योंकि उसमें इक्विटी कंपोनेंट निकल जाएगा। तो इसके लिए इंडेस कहता है कि कुछ स्पेशल इश्यूज भी होते हैं जहां पे हो सकता है कि अपने को ट्रीटमेंट थोड़ा सा बदलना पड़े। तो इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, ऑल इन ऑल व्हाट वी आर सेइंग हियर इज सिंपल। आपको यहां पर लाइबिलिटी के केस में अगर आपने कोई लोन लिया है तो लोन की जो फेस वैल्यू है इनिशियली आपकी, उस फेस वैल्यू से कम आपका कैरिंग अमाउंट नहीं, टैक्स बेस नहीं होगा। कैरिंग अमाउंट भले ही आपका कम हो सकता है, क्योंकि आपका इंडेस कहता है ट्रांजैक्शन कॉस्ट को आप लाइबिलिटी के कैरिंग अमाउंट से एडजस्ट करोगे, इनकम टैक्स में ऐसा नहीं होगा। तो अगर इस पूरे इंडेस में आप कहीं फंस सकते हो ना दोस्तों, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह, और वो है टैक्स बेस निकालने में। सबसे मुश्किल पार्ट इस इंडेस का टैक्स बेस निकालना है, द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। इट इज नॉट एक्चुअली टू कैलकुलेट एनीथिंग एल्स। कैरिंग अमाउंट तो ऐसे ही निकल जाएगा, बाकी सारे इंडेस पढ़े तो इससे बैलेंस शीट बनाओगे, कैरिंग अमाउंट आ गया, बस टैक्स बेस निकाल लोगे। तो फिर उसके बाद डीटीएल बनना है, वो सब बहुत आसान होता है। सबसे बड़ी दिक्कत ही किसमें आती है, टैक्स बेस निकालने में, और वही आपको बहुत ध्यान से सुनना और समझना है। एक और एग्जाम्पल लेता हूं। सपोज फॉर एग्जाम्पल ये कह लीजिए कि मैंने इस साल, हटाओ इसको, एग्जाम्पल चेंज करता हूं। इस साल मैंने 5 रुपए का लोन लिया था, जो उस पे 5 रुपए का मेरा ब्याज लगा इस साल। तो ये 5 रुपए का ब्याज लगा है, इस 5 में से लेट्स से फॉर एग्जाम्पल मैंने 4 रुपए पे कर दिया और 1 रुपए का इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है। तो इसका मतलब मेरी लाइबिलिटी कितने पे आ रही है, 1 रुपए पे आ रही है। ये मेरा कैरिंग अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी है, क्या नाम से, अक्रूड इंटरेस्ट।
लाइबिलिटी। इनकम टैक्स में इसका टैक्स बेस कैसे निकालेंगे? तो कैरिंग अमाउंट माइनस अमाउंट डिडक्टेबल इन फ्यूचर ईयर। फ्यूचर में कितना डिडक्टेबल होगा? तो ये शेड्यूल बैंक से लोन लिया और इसका ब्याज पेमेंट बेसिस पे डिडक्टेबल होता है। इसका मतलब यह है कि अगर आज मैंने इसका पेमेंट नहीं किया है तो मुझे इसका डिडक्शन नहीं मिला होगा। यानी अकाउंट्स में 5 का खर्चा बुक हुआ है पर इनकम टैक्स ने 4 ही क्लेम करने दिया होगा क्योंकि पेमेंट 4 का ही हुआ है। तो अगर रिटर्न फाइल करने तक आपने 1 रुपए पे नहीं किए तो इस साल आपको सेक्शन 43B के अंतर्गत इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। अब मैं इसका टैक्स बेस निकालता हूं। कैरिंग अमाउंट कितना है? 1 रुपया है। टैक्स बेस क्या होता है? कैरिंग अमाउंट माइनस अमाउंट डिडक्टेबल इन फ्यूचर ईयर। फ्यूचर में कितना डिडक्शन मिलेगा? 1 का डिडक्शन मिलेगा, तो मेरा टैक्स बेस हो जाएगा 0। लाइबिलिटी का कैरिंग अमाउंट ज्यादा होता है तो DTA बनता है, तो यहां पे आपको DTA बनाना है। लॉजिकली सोचो DTA सही है क्या? हाँ सही है। क्यों? क्योंकि आपने इस साल अकाउंट्स में कितना खर्चा बुक किया है? 5 रुपए का खर्चा बुक किया है, पर टैक्स में से सिर्फ कितने का इंटरेस्ट का आपने डिडक्शन क्लेम किया है? 4। तो आज आपकी 4 का आपने बेनिफिट क्लेम किया इनकम टैक्स में, पर खर्चा 5 का बुक किया। ये 1 का आगे बेनिफिट मिलने वाला है आपको, तो ये 1 पे आपको आइडियली DTA बनाना चाहिए था। पर ये PRL वाली सोच हो गई है। इस वाली इंडेस वाली सोच क्या है? व्हाट इज योर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट लाइबिलिटी इन द बुक्स 1 एंड व्हाट इज द टैक्स बेस 1 माइनस अमाउंट डिडक्टेबल इन फ्यूचर ईयर। क्योंकि 43B आइटम कहती है शेड्यूल बैंक से लिए हुए लोन पे ब्याज अगर रिटर्न फाइल करने तक नहीं पे किया तो डिडक्शन इस साल नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका फ्यूचर में डिडक्शन मिलेगा जब पेमेंट होगा। तो मेरा टैक्स बेस क्या हो जाएगा? कैरिंग अमाउंट माइनस अमाउंट डिडक्टेबल इन फ्यूचर विच इज 1 रुपीज, तो टैक्स बेस हो गया 0। कैरिंग अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी अगर टैक्स बेस से ज्यादा है तो क्या बनना चाहिए? DTA। तो मैं एक के ऊपर क्या बना दूंगा? DTA। तो इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों? टैक्स बेस निकालते समय नॉर्मली आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। कुछ स्पेशल केसेस है जैसे लोन हो गया, कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, लीज्ड एसेट्स हो गए, ESOPs हो गए। ये स्पेशल केसेस में आपको कुछ स्पेसिफिक गाइडेंस दी गई है। अदरवाइज ये बड़ा ही सिंपल है, आपको कुछ करना नहीं है, बस टैक्स बेस निकालो और कैरिंग अमाउंट आपको पता है, डिफरेंस पे DTA DTL याद रखना है। तो रट्टा मारना भी बहुत सिंपल है। असेट के केस में अगर आपका कैरिंग अमाउंट ज्यादा है तो DTL, लाइबिलिटी के केस में सब कुछ उल्टा होएगा। तो लाइबिलिटी के केस में अगर कैरिंग अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी ज्यादा है तो DTA। तो आपको याद सिर्फ यही रखना है कि असेट के केस में कैरिंग अमाउंट ज्यादा है तो आपको DTL बनाना है। वो भी सिंपल है, असेट का मतलब आगे जाके खर्चा ही बुक होना है। तो अगर आगे जाके खर्चा ज्यादा बुक होने वाला है तो इसका मतलब आपने क्या करना है? अभी DTL बनाना चाहिए, क्योंकि इनकम टैक्स में आपको फ्यूचर में उतना खर्चा डिडक्ट नहीं होगा। तो ये सब ऐसे आप याद रख सकते हो। और ये जो मैं बात कर रहा था इसके बेसिस पे व्हाट आई वाज ट्राइंग टू बेसिकली एक्सप्लेन टू यू वाज टैक्स बेस कैसे निकालना है। एंड टैक्स बेस के कुछ केसेस मैंने आपके सामने रख दिए, कुछ केसेस में डेफिनेटली क्या हो सकता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम आपके लिए आ सकती है। यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना, इनकम टैक्स कहता है दोस्तों कि जब आप टैक्स बेस निकालोगे तो टैक्स बेस इज टू बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द एंटिटी। इसका मतलब हो सकता है कि एक ही चीज के मल्टीपल पॉसिबल टैक्स बेसिस हो। उदाहरण के तौर पे ये मैंने 20 की जमीन खरीदी, अकाउंट्स में भी ये 20 की है और टैक्स में भी 20 की, 1 साल बाद भी ये 20 की है और 20 की है। नहीं सर, यहाँ पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट है, तो इंडेक्सेशन के बेनिफिट के कारण ये 21 की हो सकती है। पर हमारी कंपनी की पास्ट एक्सपीरियंस है कि जो लैंड हम खरीदते हैं ना, इसको आगे जब भी हम बेचते हैं तो स्लम सेल में बेचते हैं, यानी अलग से लैंड नहीं बेचते, लैंड एसेट्स वगैरह सब लमसम एक प्राइस पे बेचते हैं। और इनकम टैक्स कहता है कि अगर आप स्लम सेल पे कोई एसेट बेचोगे तो फिर उस पर इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो अब अगर मैं इसे स्लम सेल में नहीं बेचूंगा तो इसकी कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस 21 है। असेट की बात हो रही है, अब लाइबिलिटी नहीं है। असेट में लाइबिलिटी में डिफरेंस है। असेट में टैक्स बेस क्या है? फ्यूचर में जो अमाउंट डिडक्टेबल है, फ्यूचर में 21 डिडक्टेबल है अगर मैं इसे स्लम सेल में नहीं बेचूंगा। पर अगर स्लम सेल में बेचूंगा तो 20 डिडक्टेबल है। इंडेस बोलता है एंटिटी का यहाँ पे जजमेंट काम करेगा। अगर एंटिटी को लगता है कि वो इस असेट को इंडिविजुअली सेल करेगी और स्लम सेल में नहीं बेचेगी तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट उसे मिलेगा, तो उसका टैक्स बेस 21 लीजिए। लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस या जजमेंट कहता है कि ये स्लम सेल में बिकेगा, इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है, तो उस केस में आप टैक्स बेस 20 लीजिए। यानी टैक्स बेस के लिए यू विल हैव टू कंसीडर व्हाट इज द मैनेजमेंट इंटेंडेड यूज ऑफ द एसेट, अकॉर्डिंगली यू विल हैव टू कैलकुलेट द टैक्स बेस। तो दोस्तों मैं बातों ही बातों में आपको कुछ एग्जाम्पल लेके कॉन्सेप्ट से सारे जितने पॉसिबल एडजस्टमेंट्स आ सकते हैं एक एक करके सब बताते जा रहा हूँ। अब जिन लोगों के मन में ऐसा आ रहा है सर कहीं लिख दो, कहीं थोड़ा सा लिखवा दो, थोड़ा याद कैसे रहेगा, रिटेन कैसे रहेगा, उन लोगों को इतने दिनों की क्लास के बाद भी वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि यार सर सब करा देंगे बात, इसलिए वो ऐसे सवाल पूछ सकते हैं मन में अपने। लेकिन आपको मालूम है ये सब कवर हो जाएगा, यू डोंट वरी। अभी आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज करने के लिए सारे कॉन्सेप्ट दिमाग में फिट करते जाए। चलिए एक आलोम विलोम हो जाए। कपाल भारती 10 सेकेंड तक सांस रोक के रखिए। गहरी सांस लेने के बाद
और ओम का उच्चारण करें। ओम, ठंडा करे दिमाग को। शांति शांति शांति। एक नई सुबह, बहुत बढ़िया। अब आपके सामने मैं एक और शानदार कंसेप्ट लेके आ रहा हूं दोस्तों। ये कंसेप्ट क्या है देखिए। सर आपने जितने भी केस लिए उसमें जैसे आपने लैंड खरीदा तो 20 की कैरिंग अमाउंट थी, उसका 20 का ही टैक्स बेस था। लोन आपने लेट्स से फॉर एग्जांपल लिया तो उसमें बोला 20 का लोन है, 20 की लाइबिलिटी का कैरिंग अमाउंट है, उसमें से एक अपन ने यहां कम कर दिया और यहां पर एक का अपन ने डिडक्शन ले लिया था अंडर व्हाट, इनकम टैक्स पेंस के फॉर्म में। चलो लोन को साइड में रखो, थोड़ा कंफ्यूज हो गए उसमें तो बाद में देखते हैं। पीपी आपने मशीन खरीदी डेप्रिसिएबल, तो 20 की मशीन थी, यहां पर भी 20 ही था। तो टेक्निकली स्पीकिंग स्टार्टिंग हमेशा एक लेवल पर हुई, उसके बाद फिर डिफरेंस आना शुरू हुए। भाई सीधी सी बात है ना कि अपन रेस में दौड़ते हैं तो स्टार्टिंग लाइन सबके लिए सेम है, बाद में लोग आगे पीछे होते हैं तो अपन बाद के डिफरेंसेस का एडजस्टमेंट कर रहे हैं। पर अगर कभी ऐसा केस आ जाए कि कम वक्त स्टार्टिंग लाइन ही डिफरेंट हो जाए, स्टार्टिंग लाइन डिफरेंट हो गई मतलब, मैंने एक साइंटिफिक रिसर्च की एसेट खरीदी है 20 की और इनकम टैक्स कहता है कि इसका आपको 125% डेप्रिसिएशन क्लेम करने को मिलेगा वंस द एसेट इज पुट टू यूज। तो आज मेरी बुक्स में अगर मैं देखूं तो मेरा कैरिंग अमाउंट लाइबिलिटी का कितना आ रहा है 20 एसेट का, सॉरी साइंटिफिक रिसर्च के लिए एसेट खरीदी है तो 20 का उसका कैरिंग अमाउंट है। इनकम टैक्स बोलता है कि जब आप इसे पुट टू यूज करोगे तो इसका 125 का डेप्रिसिएशन ले लेना, 125% डेप्रिसिएशन ले लेना। तो आज अगर मैं इसका टैक्स बेस निकालता हूं तो मैं क्या कहूंगा, टैक्स बेस इज 125% ऑफ द कॉस्ट। यानी अमाउंट क्या होता है टैक्स बेस में, अमाउंट जो फ्यूचर में डिडक्टेबल है, फ्यूचर में कितना डिडक्टेबल है, तो इसमें 20 की बजाय 25 डिडक्टेबल होगा, तो ये 25 पर आ गया कम वक्त। इसका मतलब तो ये तो स्टार्टिंग पॉइंट ही डिफरेंट हो गया। हम यहाँ खड़े हैं और इनकम टैक्स आगे खड़ा हुआ है। अब स्टार्टिंग पॉइंट में अगर डिफरेंस है तो फिर उस केस में क्या होगा, या खुदा कुछ नहीं होगा सर, लोड काय को लेने का, जो आपने बताया उससे करने का। कैरिंग अमाउंट 20 है और टैक्स बेस 25 है और ये एसेट है, तो टैक्स बेस अगर एसेट का 5 से ज्यादा है तो अपने को 5 के ऊपर डीटीए बना देने का, क्योंकि टैक्स बेस ज्यादा होता है एसेट के केस में तो डीटीए बन जाता है। बस यही सुन लो आप ध्यान से। इंडेस कहता है कि अगर इनिशियल रिकॉग्निशन में ही डिफरेंस आ जाए, किसमें, कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस में, तो इनिशियल रिकॉग्निशन पे आ रहे डिफरेंस को डीटीए डीटीएल बनाने के लिए इग्नोर कर देना, उस पे कोई डीटीए डीटीएल नहीं बनेगा। यानी कि ये 20 और ये 25, इसके ऊपर डिफरेंस आया, कोई डीटीए डीटीएल नहीं बनेगा। इसको एएस में आप परमानेंट डिफरेंस बोलते हो, मैं नहीं समझता वो सब, भूल जाओ उसको। बस इस पे कोई डीटीए डीटीएल नहीं बनेगा क्योंकि इनिशियल रिकॉग्निशन पे ही आपका डिफरेंस आया। अनलेस एंड अनटिल ये इनिशियल रिकॉग्निशन का डिफरेंस ए बिजनेस कॉम्बिनेशन का है तो डीटीए डीटीएल बनेगा। बी अगर ये जो इनिशियल रिकॉग्निशन में डिफरेंस आया है, इसमें जो डिफरेंस का अमाउंट है, अगर ये अकाउंटिंग या इनकम टैक्स के करंट ईयर के प्रॉफिट्स को अफेक्ट कर चुका है ऑन द इनिशियल डेट इटसेल्फ, देन इन दैट पर्टिकुलर केस उस पर आपको डीटीए डीटीएल बनाना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 1, इनिशियल रिकॉग्निशन पे अगर ये दोनों अलग है तो डिफरेंस पे डीटीए डीटीएल नहीं बनेगा। तो आज जब आपने साइंटिफिक रिसर्च की एसेट को खरीदा तो अपनी बुक्स में रेडी टू यूज होने पे 20 पे बुक किया, लेकिन इनकम टैक्स में आपको फ्यूचर में इस पे 25 डिडक्टेबल होगा जब ये पुट टू यूज होगी, तो इसका मतलब इनिशियल रिकॉग्निशन पे ही दोनों में 5 का डिफरेंस आ गया। नंबर 2, क्या ये 5 का डिफरेंस आज अकाउंट्स में खर्चा बुक हुआ है क्या? ना 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 ना, अकाउंट्स में तो 20 अभी एसेट बुक किया है, खर्चा तो अब बुक करेंगे। क्या इनकम टैक्स में ये 5 रुपए का आपको डिडक्शन मिल गया क्या? नहीं नहीं, अभी नहीं मिला, वो तो पुट टू यूज होगा तब मिलेगा, जब एसेट रिकॉर्ड किया तब नहीं मिला। तो इसका मतलब ये जो 5 रुपए का डिफरेंस है ये इनिशियल रिकॉग्निशन का डिफरेंस है और इस इनिशियल रिकॉग्निशन के डिफरेंस के ऊपर कोई डीटीए डीटीएल नहीं बनेगा। तो इस पर्टिकुलर केस में भले ही आपका टैक्स बेस 25 है और कैरिंग अमाउंट आपका 20 है, डिफरेंस 5 का है, फिर भी इसके ऊपर डीटीए डीटीएल नहीं बनाएगा, इसको इग्नोर कर दो। तो अब आप आपके सारे कैलकुलेशन सिर्फ इस 2020 पे लेना।
तो इस साल लेट्स से फॉर एग्जांपल साइंटिफिक रिसर्च एसेट पे मुझे 125% यानी कि 25 रुपीज का डिप्री मिलने वाला था। लेट्स से मैंने इसे पुट टू यूज किया पर लेस देन 180 डेज किया, तो इस साल लेट्स से आधा ही मिला। तब आप क्या बोलोगे कि आधा आपने इस पे डेप्रिशिएट किया है, तो ये 5 का आधा 2.5 डेप्रिशिएट हुआ है, मुझे इससे मतलब ही नहीं है। ये बचे हुए 20 में कितना डेप्रिशिएट हो गया, तो बचे हुए 20 पे मैंने 10 डेप्रिशिएट कर दिया। पर अकाउंट्स में फॉर एग्जांपल आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पे हम 20% SLM लगा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको 4 का ही डेप्रिसिएशन लगा। तो अब इन दोनों में डिफरेंस कितना आ गया, यहाँ पे आपने 10 लगाया, यहाँ पे आपने 4 लगाया, डिफरेंस अभी 6 का है। ये 6 के ऊपर अब आपको क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू रिकॉग्नाइज ऑन दिस डिफरेंस ऑफ 6 रुपीज, यू विल हैव टू रिकॉग्नाइज DTL, क्योंकि कैरिंग अमाउंट ज्यादा है टैक्स बेस का। एक्चुअल में तो सर इसमें भी अभी 2.5 का डिडक्शन मिला है और 2.5 का नहीं। मैंने क्या बोला, जो परमानेंट शुरू का डिफरेंस है इनिशियल रिकॉग्निशन का इग्नोर हुआ, उसका बाद में जो ही चेंज होगा रिवर्सल होगा तो वो भी इग्नोर होगा, तो उसको दिमाग से हटा के सॉल्व करिए। तो अब आप ये मत सोचना कि इसका 50% मुझे डेप्री इस साल मिल गया और इसमें 4 ही मिला तो डिफरेंस कितना है ना। सबसे पहले इसका इनिशियल रिकॉग्निशन का कितना 5 का डिफरेंस इग्नोर किया, उसको पूरी तरह से हटा दूं। फिर उसके बाद इस साल आपने यहाँ पे 4 का डेप्रिसिएशन लगाया, लेकिन लेट्स से यहाँ पे 10 का लगाया, तो डिफरेंस इन दोनों के बीच में इस साल 6 का क्रिएट हो गया ईयर एंड पे। तो ये 6 के ऊपर अब आप क्या बना दोगे, यू विल क्रिएट अ DTL। तो डिफरेंस कब इग्नोर होगा, जब इनिशियल रिकॉग्निशन पे डिफरेंस आया है और वो डिफरेंस बिजनेस कॉम्बिनेशन का नहीं है, और अथवा इधर इट इज, तो 1 बिजनेस कॉम्बिनेशन से रिलेटेड है तो इग्नोर नहीं करना, नंबर 2 उसने अकाउंट्स या टैक्स के प्रॉफिट अफेक्ट किया तो इग्नोर नहीं करना। तो लेट मी टेक अनदर एग्जांपल। इस साल मैंने प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी का एक्सपेंस बुक किया 20 का, तो मेरा कैरिंग अमाउंट लायबिलिटी का आ गया 20। टैक्स बेस कितना आएगा इसका, तो इट इज कैरिंग अमाउंट माइनस अमाउंट डिडक्टेबल इन फ्यूचर। फ्यूचर में पूरे 20 का डिडक्शन मिलेगा क्योंकि ग्रेचुइटी पेमेंट बेसिस पे डिडक्ट होती है। तो इस साल मेरा कैरिंग अमाउंट कितना आएगा 20, तो टैक्स बेस कितना आएगा 0। कैरिंग अमाउंट 20 माइनस अमाउंट डिडक्टेबल इन फ्यूचर ईयर 20, टैक्स बेस 0। तो टेक्निकली स्पीकिंग यहाँ पे ऐसा हुआ है कि कैरिंग अमाउंट है मेरा 20 पर टैक्स बेस है 0, यानी यहाँ पे भी इनिशियली रिकॉग्निशन पे ही डिफरेंस आ गया है। इनिशियल रिकॉग्निशन इसका इतने पर है और टैक्स बेस 0 है, तो इसके ऊपर भी डिफरेंस इग्नोर होना चाहिए था, नहीं, क्योंकि यहाँ पे इनिशियल रिकॉग्निशन पे जो डिफरेंस आया है इससे आपके अकाउंटिंग प्रॉफिट अफेक्ट हुए हैं। ये 20 रुपए की ग्रेचुइटी आपने कहाँ से बुक करी है, यू हैव बुक्ड इट फ्रॉम योर PRL। तो अगर ये PRL से बुक करी है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके अकाउंटिंग प्रॉफिट पे इंपैक्ट आया है, और अगर अकाउंटिंग प्रॉफिट इंपैक्ट हुए तो इसको इग्नोर नहीं करेंगे। तो इसके ऊपर अब आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि आपका लायबिलिटी का टैक्स बेस कम है और कैरिंग अमाउंट ज्यादा है, तो DTA बनेगा 20 के ऊपर आपको DTA बनाना पड़ेगा। सेम इसी लॉजिक से लोन वाला एग्जांपल ले लो। मुझे मालूम है लोन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा पढ़ोगे तो प्रॉब्लम आएगी, अधूरा पढ़ोगे तो एग्जाम तक नहीं आएगी। मैंने लोन लिया बैंक से, कितने का 20 का लोन लिया। इनकम टैक्स में क्या बोला मैंने, लोन में जितनी फेस वैल्यू है उतना आपको टैक्स बेस तो मानना ही पड़ेगा, तो 20 का ही है। पर मैंने डे 1 पे ही, क्योंकि इस लोन पर आपको अगर 109 आपने नहीं पढ़ा और याद नहीं है तो भूल जाओ, ये सुनना भी मत। लोन लेते समय मैंने 20 रुपीज के लोन पर 1 रुपए की ट्रांजैक्शन कॉस्ट, प्रोसेसिंग फीस वगैरह बैंक ने मुझसे ले ली। तो मैं क्या बोलता हूँ, भैया मेरा नेट कैश फ्लो ईयर 0 पे 19 ही आया। तो टेक्निकली स्पीकिंग मैंने यहाँ पर क्या किया, मेरा कैरिंग अमाउंट कितने पे आ रहा है 19 पे, किसका, लोन का, बट टैक्स बेस कितना है 20। तो सर ये तो इनिशियल रिकॉग्निशन का ही डिफरेंस हो गया, और आपने अभी बोला है कि अगर इनिशियल रिकॉग्निशन पे डिफरेंस है तो DTL नहीं बनाना, पर मैंने बोला इससे अकाउंटिंग प्रॉफिट या टैक्सेबल इनकम अफेक्ट हुई है तो बनाना। आपने जो 1 रुपए की प्रोसेसिंग फीस पे करी होगी, यहाँ पे आपने 1 रुपए क्या किया, लाइबिलिटी से कम कर दिया, एक्सपेंस बुक नहीं किया, क्योंकि आगे इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट बढ़ के आगे एक्सपेंस बुक होगा। बट 1 रुपए एक्चुअल में आपने जो प्रोसेसिंग फीस की है उसका इनकम टैक्स में इस साल आपने डिडक्शन ले लिया होगा, यानी इस साल आपने जो 1 रुपए की प्रोसेसिंग फीस की उसके कारण आपकी कैरिंग अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी कम हो गई, बट यहाँ पे आपके टैक्सेबल प्रॉफिट कम हुए हैं। तो क्योंकि उसका इम्पैक्ट टैक्सेबल प्रॉफिट पर गया है, इसके लिए आप इस पे इग्नोर नहीं कर पाओगे। तो इस कारण से आपको 1 रुपए के ऊपर क्या करना पड़ेगा, DTL बनाना पड़ेगा। लाइबिलिटी में अगर टैक्स बेस ज्यादा होता है तो DTL बनता है, लॉजिकली भी सही है, क्योंकि आज आपने इनकम टैक्स में 1 रुपए की ट्रांजैक्शन कॉस्ट को एक्सपेंस क्लेम किया है, जिसको अकाउंट्स में आज नहीं आगे खर्चा बुक करोगे हायर इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट्स। जोरदार सर, जोरदार, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अब बिजनेस कॉम्बिनेशन में क्या होता है, बिजनेस कॉम्बिनेशन में लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने एक सब्सिडरी बनाई है। ये जो सब्सिडरी मैंने बनाई ना, इसकी सब्सिडरी ये पहले से चली आ रही थी, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात हो रही है। लेट्स से इसके बुक्स में एक असेट 20 की आ रही थी, इनकम टैक्स में इसका टैक्स बेस भी 20 था, सेम था।
पर मैंने जब इस पे कंट्रोल एक्वायर किया तो मैंने इसको वैल्यू जो दी इस असेट को, ये वैल्यू लेट्स से 25 दे दी, तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 25 पे आ रहा है और लेट्स से सब्सिडरी 31 मार्च को ही एक्वायर हुई है, कंट्रोल 31 मार्च को ही आया, तो अभी डिप्रिसिएशन का कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो आज पहली बार कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैरिंग अमाउंट 25 आ रहा है, लेकिन टैक्स बेस इसका 20 है। क्यों? क्योंकि सब्सिडरी खरीदी है मैंने, कंपनी नहीं खरीदी है, तो सब्सिडरी को इनकम टैक्स में तो जो उसका अदरवाइज टैक्स बेस था वही मिलेगा। तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूंगा कि मेरा कैरिंग अमाउंट है 25, लेकिन मेरा टैक्स बेस है 20, और ये इनिशियल रिकॉग्निशन डिफरेंस है, क्योंकि आज ही सब्सिडरी रिकॉर्ड हुई और कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस में आज ही फर्क आ गया है, और इससे कोई अकाउंटिंग प्रॉफिट टैक्स प्रॉफिट पे इंपैक्ट नहीं आया, तो इसको इग्नोर करो। पर हम तो बिजनेस कॉम्बिनेशन में पढ़ गए हैं कि जिस दिन आप एक्विजिशन करते हो उस दिन आप देखते हो कि आपका टैक्स बेस और कैरिंग अमाउंट का जो डिफरेंस है उस पर डिटेल बनाने का। इसके लिए इंडेस बोलता है कि भैया यहाँ पे बिजनेस कॉम्बिनेशन के केस में इग्नोर नहीं मारने का, बिजनेस कॉम्बिनेशन के केस में इग्नोर नहीं मारने का। तो इसका मतलब आपका कैरिंग अमाउंट 5 से ज्यादा है, ये 5 को आपको क्या करना पड़ेगा, इस पे 30% से डीटीएल बनाना पड़ेगा। असेट के केस में अगर अमाउंट ज्यादा होता है तो डीटीएल बनाया जाता है। लॉजिकली सही भी है, क्योंकि आने वाले समय में आपको 5 रुपए का अकाउंट्स में ज्यादा खर्चा बुक करने का है और इनकम टैक्स में आपको उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा, तो आपके लिए नुकसान है। यू विल हैव टू बुक एन एक्सपेंस व्हिच विल नॉट बी डिडक्टेबल इन टैक्स, हेंस यू शुड क्रिएट अ डीटीएल बिकॉज़ द रीजन फॉर दैट एडिशनल एक्सपेंस ऑफ फ्यूचर ईयर इज द करंट ईयर, बिकॉज़ यू हैव टेकन दिस एट 25 बट यू विल गेट डिडक्शन ओनली ऑफ 20। तो ये 5 आपके बिजनेस कॉम्बिनेशन की डेट का ऐसे ही देखा जाए तो नुकसान है, तो इसके ऊपर 30% टैक्स इफेक्ट है, तो 1.5 का डीटीएल बनेगा। तो ये डीटीएल आपके नेट आइडेंटिफाइबल एसेट को इम्पैक्ट करेगा और अकॉर्डिंगली आपकी गुडविल को भी इम्पैक्ट करेगा। तो 2 केस में दोस्तों इनिशियल रिकॉग्निशन पे डिफरेंस आता है, तो हम डीटीएल बुक करेंगे। पहला, जब उसने अकाउंट या टैक्स किसी के प्रॉफिट को फेंक किया है। दूसरा, अगर वो बिजनेस कॉम्बिनेशन में आ रहा है। बस एक छोटी सी चीज ध्यान रख लीजिएगा कि बिजनेस कॉम्बिनेशन में किसी भी केस में गुडविल पे डीटीए नहीं बनेगा। गुडविल की क्या कहानी है समझो। आपने कोई बिजनेस कॉम्बिनेशन किया, तो उस बिजनेस कॉम्बिनेशन में लेट्स से फॉर एग्जांपल आप असेट लेके आए, जो नेट आइडेंटिफाइबल एसेट का आपका कैरिंग अमाउंट आया, लेट्स से फॉर एग्जांपल वो आपने नेट आइडेंटिफाइबल एसेट खरीदी 50 लाख की, पर पीसी आपका 60 लाख था, एनसीआई 0, तो आपने गुडविल कितने की बुक कर दी होगी, लेट्स से 10 की गुडविल बुक कर दी। आपकी गुडविल कितनी बुक हो गई, 10 की। अब ये अमेंडमेंट है, सुन लो दोस्तों, खास तौर पे फाइनेंस एक्ट 2021, हालांकि वो मई 22 से लागू होगा, पर अभी भी अपन मान सकते हैं कि ऐसे ही होगा। गुडविल का कैरिंग अमाउंट आपकी बैलेंस शीट में 10 है, पर टैक्स बेस पे 0 है, क्योंकि टैक्स बेस का कोई डिडक्शन फ्यूचर में नहीं मिलता है। असेट के केस में अपन क्या बोलते हैं, अमाउंट डिडक्टेबल इन फ्यूचर ईयर इज टैक्स बेस, तो टैक्स बेस 0 हो गया। कैरिंग अमाउंट कितना है, 10। कैरिंग अमाउंट कितना है, 10, टैक्स बेस कितना हो गया, 0। अब मैंने आपको क्या बोला, इनिशियल रिकॉग्निशन पे अगर कोई डिफरेंस आता है तो उस पर डीटीएल नहीं बनता, पर बिजनेस कॉम्बिनेशन में आएगा तो बनेगा। इंडेस कहता है बिजनेस कॉम्बिनेशन में इनिशियल रिकॉग्निशन पे अगर डिफरेंस आ रहा है और उससे गुडविल पे डीटीएल बन रहा है, सॉरी मैंने पहले डीटीए बोला था, डीटीएल बन रहा है, तो आप नहीं बनाओगे, इग्नोर करोगे। टेक्निकली आपका कैरिंग अमाउंट 10 है और टैक्स बेस 0 है, तो कैरिंग अमाउंट ज्यादा होता है तो डीटीएल बनता है। इंडेस बोलता है गुडविल पे डीटीएल नहीं बनाना। तो डीटीए बना सकते हैं क्या, हाँ, डीटीए में कोई मनाही नहीं है, डीटीए बना सकते हो, पर वो बनेगा ही नहीं। डीटीए कब बनता, जब आप बोलते हैं कि मैंने यहाँ पे बिजनेस खरीदा, 50 लाख का पीसी दिया और नेट आइडेंटिफाइबल एसेट मेरी कितने की आई, 40 लाख की, तो गुडविल कितना है, 10। इनकम टैक्स में डिडक्शन कितने का मिलने वाला है, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ इनकम टैक्स में डिडक्शन मुझे 10 का मिलेगा, तो कोई डिफरेंस ही नहीं है, भूल जाओ। पर एक बहुत ही रेयर पॉसिबिलिटी है जिसमें मैं बोल दूं कि भैया इनकम टैक्स में तो मेरी गुडविल 15 है, जो कि होना ही नहीं है। यानी मैं बोल रहा हूं फ्यूचर में मैंने बिजनेस कॉम्बिनेशन में 15 रुपए का मुझे गुडविल पे डिडक्शन मिलेगा, तो यहां पे डीटीए बनने की संभावना पैदा होती है, क्योंकि आपका कैरिंग अमाउंट ज्यादा कम है और टैक्स बेस ज्यादा है। इंडेस में बोला गया है नंबर 1 इनिशियल रिकॉग्निशन पे डिफरेंस है तो डीटीएल नहीं बनाना। नंबर 2 अगर वो डिफरेंस बिजनेस कॉम्बिनेशन में आ रहा है तो डीटीएल बनेगा, पर उसमें भी नंबर 3 अगर बिजनेस कॉम्बिनेशन में गुडविल की बात करो तो गुडविल पे डीटीएल मत बनाना। यानी गुडविल पे डीटीए बन सकता है, पर गुडविल पे डीटीए बनने की संभावना ही पैदा नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो कब बनेगा, जब आपका कैरिंग अमाउंट इनिशियल रिकॉग्निशन पे है, उससे ज्यादा इनकम टैक्स में आपको गुडविल डिडक्टेबल मिलेगी, और फाइनेंस एक्ट 2021 के बाद तो अब गुडविल का डिडक्शन मिलना ही बंद हो गया। तो ये पॉसिबिलिटी तो पहले भी नहीं होती थी, अभी भी नहीं है।
तो ये संभावना ही नहीं आएगी, ये आती तब जाके आपको डीटीए बनाना पड़ता गुडविल पे, तो वो बनता ही नहीं है, तो आप भूल जाइए। इसका मतलब आप बस इतना ध्यान रख लेना कि गुडविल के ऊपर आपको डीटीएल क्रिएट मत कर दीजिएगा। ये अपन ने बिजनेस कॉम्बिनेशन में भी डिस्कस किया था। तो ये इनिशियल रिकॉग्निशन की जो डिफरेंस है दोस्तों, ये जितनी कहानी मैंने आपको बताई है, ये सारी कहानी आपको पता है कहाँ पे दी हुई है। दिस इज ऑल गिवन अंडर पैरा 15 एंड 24। 15 is relating to DTL, 24 is relating to DTA। और इसके ऊपर एक आखिरी मुद्दा जो अपने को डिस्कस करना है आगे, वो कौन सा है, टैक्स रेट कौन सी होगी। तो विल बी यूजिंग द फ्यूचर टैक्स रेट, आई विल कम टू दैट अ लिटिल लेटर। तो दोस्तों बातों ही बातों में मैंने आपको पूरा का पूरा इंडेक्स रिवाइज करवा दिया एक तरह से, और रिवाइज ही नहीं कराया, मैंने आपको लॉजिक ही बता दिए हैं। किसी के अगर फंडे हिले हुए हों तो ये जो मैंने आपको अभी सुनाया है, इसके बेसिस पे आपके पूरे फंडे सही हो जाना चाहिए। पर सर आपने इतनी सारी चीज़ें बता दी, हम एकदम ऐसे क्या, थोड़ा सा नींद भी पूरी खुली नहीं थी और आप शुरू हो गए। चलिए आ जाओ, बोर्ड नोट से मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ फटाफट, जिससे जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई है सबका एक बार क्विक रिकैप हो जाएगा। चलिए CB54 देखेंगे। आइए, बोर्ड नोट्स में दिया हुआ है, रेजोल्यूशन थोड़ा कम है तो दूसरे बोर्ड नोट्स दिए उससे देखना पड़ेंगे। पैरा 15 है और 24 है, नहीं बेटा 15 और 24। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सागर भाई आपका, मजा आया हो दोस्तों कॉन्सेप्ट में। तो अब आप चैट खुल गई है आप लोगों के लिए, अब आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, और जिनको नहीं आया वो अभी भी ध्यान से सुनते रहे। हाँ देखिए दोस्तों, आइए फटाफट मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ आपसे। पीपी मैंने 50,000 रुपये खरीदी, 10% पर एनम डिप्रिसिएशन अकाउंट्स में था और 15% टैक्स में। तो आप बताइए शुरुआत में दोनों ही बुक्स में कितने पे आई होगी? 50,000 रुपीज पे आ गई होगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद गुनीत आपका। तो अब यहां पे इनिशियल रिकॉग्निशन पे डिफरेंस कितना आ गया? 0। अब अपन आते हैं बैलेंस शीट डेट पे। बैलेंस शीट डेट पे क्या होगा? ये 50 माइनस 10% 45 पे आएगा कैरिंग अमाउंट। बहुत बहुत धन्यवाद पूजन भाई आपका, अभिनव बहुत बहुत धन्यवाद, शाश्वत भाई बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कमेंट्स पढ़ के एकदम दिल खुश हो जाता है। अर्पिता जी धन्यवाद, अंजलि मैडम आपका भी बहुत बहुत। चलिए जिनको अच्छा लगा एक बार मैं चैट बताना चाहूंगा हमारे बाकी सारे, इनफैक्ट रिपीट टेलीकास्ट वाले, बहुत बहुत धन्यवाद। पवनेश जी, गायत्री धन्यवाद आपका भी, नेहा आपको भी। वॉइस नोट बनता है, बिल्कुल बनता है, सही बात है। चलिए अंकुल बसोया जी, चलिए ओके, थैंक यू योग भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। अतुल कैश एक्सपेंस की बात कर रहे हैं, आ जाएंगे। अभी मैं चैट्स में सिर्फ डाउट्स वाउट्स देख ही नहीं रहा हूँ, सिर्फ तारीफे देख रहा हूँ बस कि भैया अच्छा लगा कि नहीं लगा। क्यों सर ये गलत बात है, क्यों तारीफे देख रहे हो? अरे अभी अपन करेंगे ना, कोई बचेगा ही नहीं तुम्हारा, कोई टेंशन ही नहीं बचने वाला, चिंता ही मत करो दोस्तों। इंडेक्स 12 एक ऐसी कायल कर देने वाली चीज है कि बच्चों को ऐसे डरा के रख देता है, थर्रा के रख देता है। और इसकी प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी मालूम है क्या है? अगर ये आधा अधूरा समझ में आया है तो जब आप एग्जाम में अगर कोई नया क्वेश्चन आ गया ना, बैंड बजा के रख देगा दोस्तों। क्योंकि वहां पे एक तो कंसंट्रेशन लेवल कम हो जाता है, सोचने का नई चीज, क्योंकि प्रेशर होता है एग्जाम का।
तो वहां पे फिर क्या होता है, कोई लॉजिक, कोई रूल, कोई नियम, कोई कायदा कानून ही काम आता है। और ये जो मैंने आपको तरीका बताया ना, आप देखना आपके कैसीनो चिप्स कैसे आपके दिमाग में काम करेंगे और किस तरह से आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाओगे। मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा आपके, और आप चिंता ही मत करो। जितनों को भी ऐसा लग रहा है कि सर कैसे करेंगे, या कोई गुडविल वाला या एक बार बता दो, या ये लोन वाला बता दो, अरे आप चिंता ही मत करो। ये एक क्वेश्चन मैंने कॉन्सेप्ट बिल्डर में जो आपको दे रखा है ना, इसमें जितने मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताए ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट यहाँ एक क्वेश्चन में ही कवर हो गए। और जितने मन में आपके सवाल थे कि सर एक लिखवा दो, कहीं लिख दो, कहीं ऐसा बता दो, सब यहाँ पर आ जाएगा, सब है आपके पास, और ये आपके ही बोर्ड नोट्स है, सब है आपके पास। तो डोंट वरी। बहुत बहुत धन्यवाद जी जितने लोगों ने कहा है, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी, थैंक यू थैंक यू। आज तो बढ़िया हो गया नींद उड़ गई सर, ये 14 बाया चलिए जी, ओ माय गॉड, बढ़िया रहा, अच्छा रहा, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। विनम्र जी को अभी भी कोई डाउट आ रहा है, अभी ले लेंगे विनम्र तुम्हारे डाउट। हेमंत भाई बहुत बहुत धन्यवाद सारे इमोजीज डालने के लिए, क्या एकदम कंसेप्ट हुआ है क्लियर, बहुत बढ़िया सर। हेवी ड्राइवर है आप, एकदम रवा हो गया दिमाग में, एक नंबर है, फिर जादू हो गया है किसी के साथ, बहुत बढ़िया। सीएस के जैसे डायरेक्ट एंट्री हो गई, ये हुई ना बात एकदम। चलिए तो अब ये क्वेश्चन करवा देता हूं मैं आपको क्विकली। ध्यान दीजिएगा आप। हाँ, 50,000 का असेट ईयर एंड पे कितने पे आएगा दोस्त? 10% डिप्री लग के 45 पे, पर टैक्स बेस 15% है तो 42,500। तो आप चिप्स में देखो 50-50 थी, इधर अपन ने 5 का डिप्रिसिएशन लगाया 45,000 हो गया, यहाँ पे 7,500 का डिप्री लगा 42,500 हो गई। अब अपने को इनसे मतलब नहीं है कि कितना प्योरल में गिर गया, अपने को ये मतलब है दोनों में डिफरेंस 2500 का है, 2500 रुपीज का आपका डिफरेंस है। ये 2500 के डिफरेंस पे अब अपने को क्या करने का है, तो क्योंकि आपका कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस से ज्यादा है तो इसके ऊपर डीटीएल बनाने का, तो 25 के ऊपर आप सीधे सीधे डीटीएल बना दोगे। अब इसको लॉजिकली क्या बोलते हैं, तो इंडेक्स कहता है दोस्तों कि कैरिंग अमाउंट अगर असेट्स के केस में ज्यादा है तो डीटीएल बनता है, उस डिफरेंस को कहते हैं टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस, तो ये टीटीडी कहलाता है। तो 2500 रुपीज का आपका नेचर ऑफ डिफरेंस है टीटीडी। ओपनिंग में कोई डिफरेंस नहीं था आपका, और क्लोजिंग में डिफरेंस आपका आया है कितने का, 2500। लेट्स से टैक्स रेट इज 30%, तो आपको डीटीएल क्लोजिंग 750 चाहिए, तो फॉर द ईयर का आपका डीटीए आ गया, डिफर्ड टैक्स एक्सपेंस 750 का। आपको इस वाली अप्रोच से सोचना है तो मैं वहां से भी समझा देता हूँ। आज आपने इनकम टैक्स में 2500 रुपीज का डिप्रिसिएशन ज्यादा क्लेम कर लिया क्योंकि वहां पे 5% डिप्री की रेट ज्यादा है, तो इस साल आपने करंट टैक्स कम पे करा है, पर फ्यूचर में आपको इस पे एक्सपेंस अकाउंट्स में बुक करना पड़ेगा। तो इस साल आपने टैक्स बचाया है, फ्यूचर का टैक्स नहीं बचाया, ये सिर्फ टेम्पररी सेविंग है, इसलिए आज इसके ऊपर आप डिटेल बना दो। ये लॉजिक से डिटेल बन गया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अगले पे आते हैं। चलिए, मैंने कहा भैया मैंने पीपी खरीदी 50,000 रुपए पे और उसको मैंने रिवैल्यू कर दिया 60,000 रुपीज पे ईयर एंड पे, और आप मान लो इसमें कोई इंडेक्सेशन नहीं है और कोई डेप्रिसिएशन नहीं है। तो सबसे पहली बात, इनिशियल रिकॉग्निशन पे कैरिंग अमाउंट कितना रहा होगा? 50,000। इनकम टैक्स में भी कितना रहा होगा? 50,000। तो डिफरेंस कितना आया इनिशियल रिकॉग्निशन पे? 0। तो ओपनिंग डिटेल इस पे कोई बनने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट, ईयर एंड पे इसको मैंने 60 पे रिवैल्यू कर दिया, लेकिन इनकम टैक्स में कोई इंडेक्सेशन नहीं है, तो 50 है, डिफरेंस 10 का है, कैरिंग अमाउंट ज्यादा होता है, तो ये टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस कहलाता है। और ये टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस पे 30% से मुझे 3,000 का डिटेल बनाना पड़ेगा, पर ये ओसीआई एनआर से बनेगा क्योंकि ये रिवैल्यूएशन रिलेटेड है, तो दिस विल गो टू ओसीआई एनआर। आइए दोस्तों अगला उठाते हैं। सपोज मैंने एक लैंड परचेज करी और ये लैंड 50,000 रुपीज पे खरीदी और इस पे इंडेक्स रेट 12% है और इस पे कोई रिवैल्यूएशन नहीं किया। तो सबसे पहले इनिशियल डेट पर लैंड अकाउंट्स और टैक्स दोनों में 50,000 पे रिकॉर्ड करी, इसका मतलब इनिशियल पे कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डीटीएल ओपनिंग में नहीं बनेगा। ईयर एंड पे बुक्स में ये 50 का 50 पे रहेगा, लेकिन अब इसका फ्यूचर में डिडक्शन आपको 56 मिलेगा, तो टैक्स बेस करके 56 हो गया, तो डिफरेंस 6,000 का हो गया। अगर टैक्स बेस ज्यादा होता है तो असेट्स के केस में इट क्रिएट्स अ डीटीए, तो दिस इज द डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस। फ्यूचर में आपको फायदा होगा, 6,000 रुपए कमाओगे, उस पर टैक्स नहीं लगेगा, तो ये 6,000 पे 1,800 से आप डीटीए बना दीजिए। ऑब्वियसली बात है पीओरएल से, क्योंकि आगे जाके आप इसे बेचोगे तो इसके प्रॉफिट कहाँ पे जाएंगे पीओरएल में, क्योंकि आप रिवैल्यूएशन अप्रोच फॉलो नहीं कर रहे। चलिए अगले केस पे आते। मैंने लैंड खरीदा दोस्तों 50,000 रुपए पे खरीदा, इस पे इंडेक्सेशन 12% है, और मैंने इसी ईयर एंड पे रिवैल्यू भी कर दिया 60,000 पे। तो देखो इनिशियली तो 50-50 पे रिकॉर्ड हुआ, कोई डिफरेंस इनिशियल पे नहीं है, ओपनिंग कोई डिटेल। पर कमबख्त ईयर एंड में मैंने इसे रिवैल्यू किया 12% से, तो 12% का इंडेक्सेशन है, तो ये 56 हो गया इसका टैक्स बेस, पर मैंने रिवैल्यू कर दिया 60,000 पे। ओ माय गॉड, 4,000 का डिफरेंस आ गया। ये 4,000 का डिफरेंस क्या क्रिएट करेगा? टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस, क्योंकि कैरिंग अमाउंट ज्यादा है टैक्स बेस से। आपने इस साल इनकम ज्यादा बुक करी है, लेकिन अकाउंट्स पे आपने जितनी इनकम बुक करी है उतनी इस साल इनकम टैक्स पे टैक्स दी हुई है।
तो इनकम टैक्स में 6,000 पे तो टैक्स लगेगा ही नहीं, 4 पे लगेगा। कहाँ से बुक हुई है ये इनकम? ओसीआई से। तो इसके ऊपर आप डीटीएल कहाँ से बुक करोगे? ओसीआई एनआर से। तो आप 30% से 1,200 रुपए का इस पे ओसीआई एनआर से डीटीएल बुक कर दो। चलिए दोस्तों आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ना ही चलिए जीवन का हमारा असली उद्देश्य है। फॉरेन करेंसी लोन लिया मैंने $1,000 का, उस समय एक्सचेंज रेट 70 था, तो मेरे अकाउंट्स में 70,000 पे लोन बुक किया होगा और इनकम टैक्स में भी 70,000 की लाइबिलिटी आई होगी। यानी यहाँ पे इनिशियल रिकॉग्निशन पे कोई डिफरेंस नहीं है, तो ओपनिंग कोई डिटेल नहीं बनेगा। पर ईयर रेट पे क्योंकि आपका फॉरेन करेंसी लोन है तो क्लोजिंग रेट पे वैल्यू होता है, और क्लोजिंग रेट पे वैल्यू होने से ये 72,000 रुपीज का इसका कैरिंग अमाउंट आ गया। पर इनकम टैक्स बोलता है कि भैया जब आप पे करोगे तभी हम आपको फॉरेन एक्सचेंज लॉस अलाउ करेंगे, अभी नहीं करेंगे। तो इसका मतलब हमारी लाइबिलिटी का कैरिंग अमाउंट 72 है, तो टैक्स बेस कितना होगा? तो टैक्स बेस बेसिकली होता है दोस्तों कैरिंग अमाउंट माइनस अमाउंट डिडक्टेबल इन फ्यूचर ईयर्स। इस लाइबिलिटी में आप बताइए फ्यूचर में 72,000 में से आपको फ्यूचर ईयर्स में कितने का डिडक्शन मिलेगा? 2,000 का, क्योंकि इस साल इनकम टैक्स में 2,000 का खर्चा क्लेम नहीं हुआ है, वो पेमेंट बेसिस पे होगा। तो इसका मतलब 72 माइनस 2, तो आपका लाइबिलिटी का कैरिंग अमाउंट 72, टैक्स बेस 70। अब लाइबिलिटी के केस में कैरिंग अमाउंट ज्यादा आता है अगर, तो उस केस में हम क्या क्रिएट करते हैं? डीटीए। तो 2,000 के ऊपर हम बोलेंगे डीटीए, दिस इज अ डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस। जहां से फॉरेन एक्सचेंज लॉस आपने बुक किया वहीं से आप ये बुक करोगे, तो वो पी और एल से बुक होता है, तो ये भी पी और एल से बुक होगा। कहीं भी आप फंस जाओ ना तो आप नॉर्मल लॉजिक लगा लेना है। नॉर्मल लॉजिक कौन सा वाला? एएस वाला। एएस वाला लॉजिक क्या बोलता है? इस साल आपने 2,000 रुपए का एक्सपेंस बुक किया पर इनकम टैक्स में डिडक्शन नहीं मिला, तो आगे मिलेगा, यानी आगे के लिए ये अच्छा रहेगा, तो इसका मतलब इस पे डीटीए बनना चाहिए, तो ये डीटीए बन गया। चलिए अगले पे आते दोस्त, बहुत बढ़िया चल रहा है। प्रोविजन फॉर बोनस 5,000 है और अनपेड है रिटर्न फाइल होने तक। तो देखो साल के शुरू में तो खैर कुछ था नहीं था, तो इससे शुरू में ही हो गया। तो लेट्स से 5,000 रुपए का आपका प्रोविजन फॉर बोनस है, तो लाइबिलिटी 5,000 की है। क्योंकि ये पे नहीं हुआ है तो इनकम टैक्स में अभी नहीं, पेमेंट बेसिस पे डिडक्शन मिलेगा, तो टैक्स बेस होगा कैरिंग अमाउंट माइनस अमाउंट डिडक्टेबल इन फ्यूचर ईयर विच इज 5,000, तो जीरो हो जाएगा। सर ये तो इनिशियल रिकॉग्निशन का डिफरेंस हो गया। इनिशियल नहीं है ये, और इनिशियल है भी अगर तो भी, क्योंकि इससे अकाउंट्स के प्रॉफिट अफेक्ट हुए, 5,000 रुपए का प्रोविजन फॉर बोनस पीआरएल में गया, इसके ऊपर आपको डीटीए डिटेल बनाना पड़ेगा। तो लाइबिलिटी के केस में क्या होता है दोस्तों? लाइबिलिटी में कैरिंग अमाउंट ज्यादा होता है तो डीटीए बनता है, तो ये 5,000 का डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस है, इसके ऊपर आप 1,500 का डीटीए बनाओगे, और डीटीए बनेगा तो टैक्स एक्सपेंस कम होगा या इनकम बुक होगी। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अभी होल्ड कर लीजिए दोस्तों, इसको अभी डिस्कस नहीं करेंगे, ये कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वाला डिस्कशन हो जाएगा। साइंटिफिक रिसर्च वाले पे आ जाते हैं। साइंटिफिक रिसर्च असेट खरीदा है मैंने, कितने का? 10,000 रुपए का, और इनकम टैक्स में 125% का डिप्रिसिएशन अवेलेबल है। तो जैसे ही मैंने बोला 125 का डिप्रिसिएशन अवेलेबल है, इसका मतलब क्या हुआ? कब मिलता है डिप्रिसिएशन इनकम टैक्स में? जब असेट पुट टू यूज होता है। तो जिस दिन आपने परचेज किया उस दिन आपका कैरिंग अमाउंट 10,000 पर उसी दिन आपको मालूम पड़ गया कि टैक्स बेस 12,500, तो डिफरेंस कितने का हो गया? 2,500। क्या ये 2,500 से आपकी इनकम टैक्स के अभी इनिशियल रिकॉग्निशन पे प्रॉफिट कम ज्यादा हुए? नहीं। क्या अकाउंट्स में हुए? नहीं। इसका मतलब इसको इग्नोर करना पड़ेगा। तो ये जो ओपनिंग है ये इग्नोर हो जाएगा, इसका कुछ नहीं होगा। अब ईयर एंड पे आपने क्या किया? लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे 10% डिप्रिसिएशन अकाउंट्स में क्लेम किया, तो आपका असेट अब कितने पे आ रहा होगा? 10 में से 1,000 गया तो 9,000 कैरिंग अमाउंट। बट इनकम टैक्स में लेट्स से पूरा डिप्रिसिएशन आपने इस साल क्लेम कर लिया उसके ऊपर, क्योंकि साइंटिफिक रिसर्च एसेट इनकम टैक्स में फर्स्ट ईयर में आपको पुट टू यूज होते से पूरा डिप्रिसिएशन अलाउ कर देते। अब इसका टैक्स बेस क्या आएगा? तो आप बताइए टैक्स बेस क्या होता है? अमाउंट डिडक्टेबल इन फ्यूचर ईयर्स इन केस ऑफ असेट। फ्यूचर में कोई डिडक्शन नहीं मिलना, पूरा इसी साल मिल गया, तो टैक्स बेस 0 है, तो डिफरेंस 9,000 है। 9,000 ये क्या है? टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस, जिसके ऊपर आप डिफर्ड टैक्स एक्सपेंस डीटीएल बना दो। तो ये एग्जाम्पल हो गया इनिशियल रिकॉग्निशन के डिफरेंस को इग्नोर करने का। ये जो 25 हमने इग्नोर किया है, अगर एग्जाम में लिखना पड़े तो इसमें पैरा नंबर कौन सा कोड करेंगे? तो इनिशियल रिकॉग्निशन का डिफरेंस अगर डीटीएल क्रिएट कर रहा था और आपने इग्नोर किया तो पैरा 15, और अगर डीटीए क्रिएट कर रहा था और आपने इग्नोर किया तो पैरा 24। यहाँ पे इनिशियल रिकॉग्निशन पे अगर आप देखोगे तो आपका डिफरेंस क्या क्रिएट करता? डीटी
ए क्रिएट करता, क्योंकि टैक्स बेस आपका ज्यादा था, तो इसके लिए आप पैरा 24 के नाम से इनको इग्नोर करने के लिए कहेंगे। चलिए अगला लेते हैं। जी यानी गवर्नमेंट ग्रांट 20,000 की हमने डिफर्ड इनकम लाइबिलिटी बुक करी है और ये टैक्स फ्री है। टैक्स फ्री अभी मैंने बताया नहीं आपको, तो अभी बता देता हूं दोस्तों। टैक्स फ्री एसेट्स के केस में इंड एस कहता है कि आप ये मानो कि जो भी डिफरेंस है उस पर फ्यूचर टैक्स रेट 0% है, इसलिए टैक्स फ्री एसेट पे आप कोई डीटीए डिटेल बुक नहीं करोगे। आई विल कम टू दैट अ लिटिल लेटर। इसको होल्ड कर रहा है अभी मैंने। चलिए ये ले लो, बढ़िया है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस 50,000 के। अब आपको मालूम है प्रिलिमिनरी एक्सपेंस पीओरएल में बुक करना पड़ते हैं, क्योंकि इंडेस आपका इंडेस 38 अलाउ नहीं करता है। तो आप इनिशियली प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को अपनी बुक्स में असेट कितने पे दिखाओगे? 50,000 का खर्चा है तो 0 पे, क्योंकि पूरा एक्सपेंस क्लेम हो गया, तो असेट 0 पे बना। लेकिन इनकम टैक्स बोलता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को हम 5 ईयर्स में आपको क्या करेंगे, सेक्शन 35D में अलाउ करेंगे। तो इसका मतलब आपका इनिशियल रिकॉग्निशन पे 50,000 रुपए का इनकम टैक्स में टैक्स बेस आएगा, क्योंकि फ्यूचर में 50,000 डिडक्टेबल है, पर कैरिंग अमाउंट 0 है, तो डिफरेंस 50,000 का है। अच्छा, ये 50,000 का जो डिफरेंस है ये इनिशियल रिकॉग्निशन पे, पर क्योंकि इससे अकाउंट्स के प्रॉफिट अफेक्ट हुए तो इसके लिए इसको इग्नोर नहीं करेंगे। तो दैट इज वाई ये 50,000 रुपीज पे आपका 30% से आपको ओपनिंग डीटीए क्रिएट करना पड़ेगा 15,000। फिर ईयर एंड पे क्या होगा, ये 0 का 0 रहेगा, लेकिन इनकम टैक्स में आपने 10,000 क्लेम कर लिया, तो फ्यूचर में कितना डिडक्टेबल है, 40,000। तो 40,000 के ऊपर अब आपको 12,000 का डीटीए चाहिए, तो आप बोलोगे इनिशियल रिकॉग्निशन पे 15,000 का डीटीए क्रिएट होगा तो इनकम बुक होगी, और करंट ईयर में 3,000 का रिवर्सल होगा, तो डिफर्ड टैक्स एक्सपेंस बुक होगा। चलिए इस तरह से आपको बोरिंग कॉस्ट, डिविडेंड रिसीव, डोनेशंस और ऐसे अलग अलग तरह के क्या किए गए हैं और एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं। यू कैन गो थ्रू इट, नेवर एंडिंग है। बट इससे अब आपको क्या समझ में आना चाहिए, अल्टीमेटली व्हाट इज द लॉजिक, हाउ डू वी फ्लो, हाउ डू वी मैनेज द शो, हाउ डज दिस काइंड ऑफ फ्लोज थ्रू। तो नाउ आई विल टेक यू थ्रू द बोर्ड नोट्स एंड देन आई विल शो यू द ड्रोन चार्ट। सबसे कवर करवा दूंगा, थोड़ा ट्रिकी टेक्निकल स्टैंडर्ड है, लेट्स नॉट टेक चांसेस एट ऑल। तो सबसे पहले आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझाने के लिए इंडेस 12 में क्या किया गया, आपको बोला गया है, कुछ एग्जाम्पल दिए, इंटरेस्ट इनकम रिकॉग्नाइज करिए, कैसे अकाउंट फॉर किया जाएगा, तो उसका पूरा एग्जाम्पल, उसका लॉजिक। असेट है आपका, डिप्रिसिएशन अकाउंट्स और टैक्स में अलग अलग है, कैसे अकाउंट करोगे, पूरा लॉजिक। साइंटिफिक रिसर्च के में किसी को डाउट है तो उसका पूरा एक्सप्लेनेशन विद लॉजिक्स एंड रीजनिंग, ये सब दिया। तो अल्टीमेटली आपको इंडेस 12 में करना क्या है, सबसे पहले आप असेट और लाइबिलिटी का क्या करिए, कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस निकालो। इसमें टैक्स बेस निकालने में आपको सबसे ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एक बार वो निकल गया फिर उसके बाद कोई टेंशन नहीं है, आप इन दोनों के बीच में टैक्सेबल या टेम्परेरी डिफरेंस या डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस निकालो। टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस का मतलब क्या होता है, टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस का मतलब है असेट के केस में कैरिंग अमाउंट ज्यादा, लाइबिलिटी के केस में कैरिंग अमाउंट कम, खत्म। इसके बेसिस पे आप क्या निकाल लो, आपका ओपनिंग डीटीए डिटेल, फिर आपको टैक्स रेट निकालना पड़ेगी। फ्यूचर टैक्स रेट लेते हैं जो अभी अपन पढ़ेंगे, जिससे आपका क्लोजिंग डीटीए डिटेल कितना आएगा वो आएगा। एसडीएजी टिप देते हैं आपको कि ओपनिंग क्लोजिंग अप्रोच चलती है डिफर्ड टैक्स के लिए। तो आप कभी भी ये नहीं सोचते इस साल क्या हुआ, आप ये सोचते हो ईयर एंड पे कितना डिफरेंस बचा है, उस पर कितना डीटीए डिटेल चाहिए, ओपनिंग कितना था, अकॉर्डिंगली आप डीटीए डिटेल क्रिएट कर देते हैं। टैक्स बेस निकालने के लिए असेट्स में कैसे टैक्स बेस निकाला जाएगा और उसके ढेरों सारे आपके सामने एग्जाम्पल्स। लाइबिलिटी के केस में टैक्स बेस कैसे निकलेगा और उसके ढेरों सारे आपके एग्जाम्पल्स। फिर उसके बाद पैरा 15 और 24 जो कहता है कि अगर इनिशियल रिकॉग्निशन पे आपका डिफरेंस आएगा कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस में, तो उस डिफरेंस को आप इग्नोर कर दोगे अनलेस वो अकाउंटिंग या टैक्सेबल प्रॉफिट अफेक्ट करता है या बिजनेस कॉम्बिनेशन के अंतर्गत क्रिएट हुआ है, उस केस में इग्नोर नहीं करेंगे। बात के डिफरेंसेस पे, कैरिंग अमाउंट अगर असेट पे ज्यादा है दोस्तों तो हमेशा क्या बनेगा, डीटीएल। लाइबिलिटी के केस में अगर कैरिंग अमाउंट ज्यादा है तो डीटीएल, और अपोजिट हो जाएगा इसका, वाइस वर्सा। इसके बेसिस पे आपको एक क्वेश्चन करके दिया गया है, ये जो मैंने आपको कॉइन्स लिए थे उसका एक पूरा क्वेश्चन है कि मैंने 50,000 से असेट शुरू किया, 50,000 इसका टैक्स बेस था, डेप्रिसिएशन 20% एसएलएम है और टैक्स में 30% डब्ल्यूडीबी है। तो आपने डेप्रिसिएशन अकाउंट्स में 10,000 बुक किया, यहाँ 15,000 क्लेम कर लिया, तो बचा 40 और 35 डिफरेंस 5,000 का है। कैरिंग अमाउंट ज्यादा है तो आप समझ लो इसका मतलब डीटीएल बनेगा। क्या रेट से, 25% क्वेश्चन में टैक्स रेट दिया है तो 1250। ये क्लोजिंग या ओपनिंग 0 था तो करंट ईयर का टैक्स एक्सपेंस 1250। नेक्स्ट ईयर में फिर वापस यहाँ पे 10 लगा, पर यहाँ पे
30% से 10,500, तो असेट आ गया 30,000 पे, ये 24,500 डिफरेंस 5500, कैरिंग अमाउंट ज्यादा है तो इसके ऊपर डीटीएल बनेगा। डीटीएल आप बनाओगे 25% से 1375, 1375 क्लोजिंग है, ओपनिंग 1250 था, ये 125 है। समझने वाले ऐसे समझते हैं इसको कि इस साल आपने इनकम टैक्स में 500 रुपए का डिप्रिसिएशन ज्यादा क्लेम किया है, तो ये 500 रुपए के ऊपर 25% से 125 रुपए का डिफर्ड टैक्स एक्सपेंस बुक होगा। फिर थर्ड ईयर में आपने 10,000 का डिप्री लगाया, लेकिन इनकम टैक्स में 7350 लगा, 30%, डब्ल्यूडीवी में बाद में कम हो जाता है, तो अब ये 20 हो गया और ये 17,150 हो गया, डिफरेंस 2850 हो गया। इसका अगर आप 25% निकालोगे तो 712.5, पर ओपनिंग आपका ज्यादा था, तो इस साल अब आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से रिवर्सल शुरू हो गया, तो डिफर्ड टैक्स एक्सपेंस आपका इस साल इनकम में क्रिएट होगा, क्योंकि डीटीएल रिवर्स हो रहा है। रिवर्स क्यों हो रहा है, क्योंकि अब आप देखो, अब आपका अकाउंट्स में ज्यादा खर्चा बुक हो रहा है, टैक्स में डिडक्शन कम मिल रहा है, यानी अब आप करंट टैक्स ज्यादा पे कर रहे हो, लेकिन अकाउंट्स में आपका इफेक्टिवली स्पीकिंग खर्चा ज्यादा है, पर इनकम टैक्स में डिडक्शन नहीं मिल रहा है, तो आज एक्सपेंस ज्यादा पे करना पड़ रहा है, क्योंकि आपने पिछले सालों में डिडक्शन ज्यादा ले लिया था, तो दैट इज वाई पिछले सालों का डीटीएल जो बनाया था वो अब रिवर्स हो जाएगा। तो ये इस तरह से कहानी चलती रहेगी। फिर एसेट बेच दिया तो क्या होगा, ये साइंटिफिक रिसर्च वाले एसेट का पूरा लमसम एग्जाम्पल है, उसका एक्सप्लेनेशन है। फिर एक और डेप्रिसिएशन रेडी टू यूज पुट टू यूज वाला है। फिर ये सारे ढेर सारे एग्जाम्पल मैंने आपको दिए। इसके अलावा कुछ और कॉन्सेप्ट बिल्डर्स आपके पास है। जीजी रिसीव्ड का फिर एग्जाम्पल है, यानी अगर आप बोर्ड नोट्स पढ़ोगे ना तो आप परेशान हो जाओगे एग्जाम्पल कर करके, और आप बोलोगे अरे बस कर यार कितना बताओ। अब ये आपको करना पड़ेगा दोस्त, you will have to full do these questions and you will have to apply these examples, तब जाके बात बनेगी। अदरवाइज आप सोचोगे यार एक बार वापस से अपन करवा दो, कितनी बार भी कर लो नहीं होगा। बट मैंने एक तरह से आपको कॉन्सेप्ट पूरा एक बार बता दिया। आई होप दिस हेल्प्स, दिस काइंड ऑफ डज योर कॉन्सेप्ट रिविजन ऑफ व्हाट डिफर्ड टैक्सेस। इसमें करंट टैक्स एक्सपेंस कैसे बुक होएगा, अभी विल कम टू दैट। फ्यूचर टैक्स रेट कैसे आएगी, डीटीए डीटीएल एग्जैक्टली कैसे आएगा, जर्नल एंट्रीज क्या आएगी, आई विल कम टू ऑल दैट स्टफ। बट जो कॉन्सेप्ट मुझे समझाने थे उसमें खत्म। लैंड पे अगर इंडेक्सेशन मिल रहा है तो आपको इंडेक्सेशन करना पड़ेगा, भले ही आप उसको 10, 20, 50 साल तक बेचने का इंटेंशन नहीं रखते हो। कॉन्सेप्ट बिल्डर करके कॉन्फिडेंस आएगा। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, क्यों, क्योंकि जब तक आप खुद क्वेश्चन नहीं करोगे, लगाओगे नहीं, तब तक वो नहीं आएगा। हाँ, पर ये जरूर है कि सपोज कोई स्टूडेंट अगर पढ़ के आया था इंडेस 12 आज रिवाइज करके आया था और उसने बोला भैया कल की छुट्टी है, पर हमें छुट्टी नहीं चाहिए थी, पर सर ने दे दी, तो अब मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं मैसेज करूँ कि सर छुट्टी दो, छुट्टी मत दो पढ़ा दो, या मैं बोलूँ चलो ठीक है अपन आगे का पढ़ के रख लेते हैं, क्लास में फटाफट रिवाइज कर लेंगे। वैसे वाले बच्चे ने कोई तैयारी करके आई होगी और उसने ये पूरा सुना होगा, तो उसने बोला होगा अरे बढ़िया हो गया यार, इससे तो शानदार काम हो गया। चलिए, घर वाले कॉइन्स देख के शक कर रहे हैं। घर वालों को बोलो कॉइन्स आप कैसे जानते हो, आपको कैसे पता इन कॉइन्स के बारे में, आप क्या खेलते हो इनसे। यू भी अटैकिव मोड पर रहो, डिफेंसिव पे नहीं रहने का घर में अपने को। एक तो सुबह उठ के 7 बजे बच्चा पढ़ रहा है और उस पर शक कर रहे हो। सीए के बच्चों के ऊपर कभी शक नहीं करना घर वालों, सुनाइए आप उनको। अगर आप घर पे पढ़ रहे हो और घर वाले शक कर रहे हैं, आपके शिक्षक की ये बात सुनाइए, कभी शक नहीं करना सीए के बच्चों पे। बेचारा सुबह 7 बजे उठ के पढ़ रहा है, उससे पहले उठता है, रिवाइज करता है, और आप उस पर शक कर रहे हो। ये कॉइन्स देखकर है भगवान। चलिए, प्रोविजन फॉर बोनस एक बार वापस बता दो बेटा। सबसे पहली बात, आपने प्रोविजन फॉर बोनस जैसे ही बुक किया तो आपने सबसे पहले पीओरएल में खर्चा डाला और बुक्स में प्रोविजन आ गया, तो कैरिंग अमाउंट आ गया आपकी लायबिलिटी का। टैक्स बेस 0 है क्योंकि पूरे का डिडक्शन फ्यूचर में मिलता है। सेक्शन 43 भी इनकम टैक्स एक्ट का आपको पता होना चाहिए, जो कहता है कि प्रोविजन फॉर बोनस पेमेंट बेसिस पे डिडक्ट होगा, तो पूरे का प्रोविजन का आपको फ्यूचर में डिडक्शन मिलेगा। तो कैरिंग अमाउंट आपका इतना है, टैक्स बेस 0 है, तो ये डिफरेंस है आपका, कैरिंग अमाउंट ज्यादा है, तो DTA बन जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी, क्लब सैंडविच कमा लिया आज मैंने। 3-4 वाला फिर से बता दो, अब वो आप एक बार पढ़िएगा देखिएगा दोस्तों, अब इसके बाद वापस से रिपीट नहीं करेंगे अपन, आपका हो जाएगा, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है। नहीं होता तो मैं बिल्कुल कवर करवाता। बहुत बहुत धन्यवाद वरुण कुमार जी। और अब इसी के साथ में अपन आगे का डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। तो एक बार आप फटाफट देख लीजिए। सर इनिशियल रिकॉग्निशन पे डिफरेंस आए, ऐसा बहुत कम होएगा। हाँ बहुत कम होएगा, ऐसा कम ही होता है, बहुत ही रेयर केस में आएगा। चलिए जी, वत्सल जी बोल रहे हैं सर मजा आ गया तो नाचने का मन कर रहा है, लगा देते 2-3 गाने शाने, हो जाए एक बार धूम धड़क के। सर यूट्यूब पे शॉर्ट क्लिप दे दो इसकी, लाउड स्पीकर पे चलाना। हाँ बढ़िया, आज का अभी तक का पूरा पोर्शन कट करके यूट्यूब पे डाल देते अपन, जिसको जितनी बार देखना है देखिए, सोचिए, बार बार रिवाइज करिए। अपने यार दोस्तों को जिनको भी कॉन्सेप्ट में दिक्कत रही है, जो FR पावर का पार्ट नहीं बन रहा है, सबको दिखाइए और बताइए कि देख बेटा इसको ऐसे किया जाता है ना। यानी कि कॉइन से सिर्फ पैसा ही नहीं बनाया जा सकता, कंसेप्ट भी बनाए जा सकते हैं।